क्या था? लीव एंड लाइसेंस, ये भी नहीं देखा। एक सेकंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी ओनरशिप पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ नहीं, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट वो अलग चीज है, ये टाइटल होता है एग्रीमेंट्स के, ये खुद देखना पड़ेगा, ये मैं नहीं दिखाऊंगा। ये नेट में जाके देखो, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स देखो क्या होते हैं। ये एग्रीमेंट होते हैं, टाइटल लिखते हैं ना, एग्रीमेंट डीड, ये डीड वो डीड, ऐसे ही लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। अगर हमने आपको लाइसेंस दे दिया कि यूज करो प्रॉपर्टी को, उस टाइम पीरियड के बीच में आप ओनरशिप चेंज नहीं करवा सकते। बहुत सारी कंडीशन होती है, ये तो सिर्फ एक कंडीशन है। लीव, लीव का मतलब नहीं समझते, छूट छोड़ नहीं सकते, छूट छूट लीव्स, छूट डिस्काउंट, डिस्काउंट इसी का एक रूप होता है लीव। लीव एंड लाइसेंस यानी कंडीशनल एग्रीमेंट, ठीक है जी। घर पे नहीं करोगे, मेरे को डिक्टेशन करवानी पड़ेगी, फिर दिक्कत है, फिर 1-2-3 और लगेगा। देखो आज यही होगा, दूसरी हमारे पास पोजीशन में नहीं है, जिस चीज की हमारे ओनरशिप नहीं है, पोजीशन में होता है, ओनरशिप नहीं है तो हम उस चीज को रेंट पे दे सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं। अगर मतलब ये क्वेश्चन क्या है आपका? मान लो कि ये मेरे पास ये जगह नहीं है, पर मेरे पास पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन है, जगह किसी और है, आपकी जगह है, ठीक है, पोजीशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर मैंने इसको लीज पे दे दिया, आपको कुछ पता नहीं है यार, एक साल, ठीक है, ठीक है, मैं दे सकता हूं, वैलिड होगा बिल्कुल, एग्रीमेंट के थ्रू अगर सब टेनेंसी का क्लोज है उसके अंदर तो आप दे सकते हो। अब पोजीशन ओनरशिप होना, पोजीशन होना चाहिए, यस पोजेशन दे सकते हो आप, ओनरशिप नहीं दे रहे हो, आप टेनेंटी बना रहे हो ना अपना, वो आपने आगे किराए पे चढ़ा दी, आपने उससे कमीशन ले लिया हर महीने का और मुझे मेरा किराया दे दिया, नहीं ये कह रहे हो ना? अच्छा किराया भी नहीं दिया, मतलब आपको नहीं पता तो कब्जा हो गया। मैंने आपको किराए पे दिया ना, आप मुझे किराया नहीं दे रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा, कौन उलझा दिया क्वेश्चन? नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जगह मेरी है, मैंने आपको किराए पे दे दिया, आपको पता नहीं है सर, इसने पोजीशन कर लिया आपकी जगह। नहीं आप आ रहे थे, आप जानते हो मेरे को, तो आपने मेरे को दे रखी है चाबी, इस चीज की जगह आप तुम यूज कर लो। हाँ यूज कर लो ना, दी हुई ना मैंने, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जब मैंने दे दिया आपको यूज करने के लिए, रेंट पे लिया है, यूज करने के लिए लिया है आपको, मैंने आपको यूज करने के लिए दिया, आप इसको दे सकता हूँ, आप इसको रेंट पे दो, आगे अपने अपनी शॉप खोलो, ऑफिस खोलो, मैंने जब आपको यूज करने के लिए दे दिया, हाँ ऐसे ही होगा, दैट इज व्हाई इट इज ए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है ना। रेंट अलग हो गया, वो पर्टिकुलर यूज हो गया, लाइसेंस के भैया ये प्रॉपर्टी, ये जो मकान है, ये जो लेंटर है, ये तेरी बिल्डिंग है, तूने जो करना वो कर, ठीक है जी। रेंट एग्रीमेंट के भैया तू सिर्फ रिहाइश के लिए इसको यूज करेगा, इनके अंदर भी एक सब टेनेंसी का क्लोज होता है कि भाई फर्दर आप सिर्फ टेनेंसी पर्पस के लिए इसको चढ़ा सकते हो, ठीक है। या सपोज करो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है कि भैया 500 एकड़ कह रहा हूँ, 1 एकड़ का वो प्लांट है, ठीक है जी, आप आधा एकड़ अपने लिए यूज कर सकते हो और दूसरा आप चढ़ा सकते हो, मुझे तो अपने किराए से मतलब है, ठीक है जी। ना आप मेरे टाइटल को कर सकते हो चैलेंज, ना ही आप जिसको लेके आए हो ना वो मेरे टाइटल को चैलेंज कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो भी टीनेंट हो गया, मेरा सब टीनेंट हो गया वो, सही बात समझे हो, समझिए ना, ठीक है जी। लिखो फटाफट, ये हो ही नहीं रहा, अब क्या करूं मैं, होमवर्क दे दे के भी, लिखो फिर, लिखवाना पड़ेगा, भेज दूंगा वो, मैं भेज दूंगा, लिखो। क्लास एक्स्ट्रा लगाओगे 12 बजे के बाद तो लिखवा बाद में देना, आज लास्ट एग्जाम, अच्छा अभी पढ़ा दो मतलब 12 बजे, ठीक है जी। केस लो, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कच्चे नोट्स तो बना लोगे, रुक जाओ बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, लास्ट में कुछ नहीं छोड़ूंगा, हाथी निकल गया पूछ छोड़ दूंगा क्या मैं। 1952 सुप्रीम कोर्ट,
बताओ जी, अक्यूज ने 7-8 साल की बच्ची का रेप किया है। अब जब वो बच्ची जा रही है कोर्ट में बयान देने के लिए, तो ये शोर मचा रहा है कि जी आप बच्चे की गवाही के ऊपर मेरे को कैसे आप पनिश कर सकते हो। सीधी सिंपल सी बात बताओ, डिसाइड कर दो, बता दो। सर इसमें तो 2 सेक्शन लगेंगे ना, एक तो 114A और सर एक हु में टेस्टिफाई जो 100 नोट 114 114 बिल्कुल पर्टिकुलर है। जब कंसेंट की बात होगी और जब इंटरकोर्स प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है जी, अब कंसेंट का सवाल आया है और लड़की एक बार बयान लिखवा चुकी है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड कि उसकी कंसेंट नहीं, वो प्रिजम्पशन है। 118 ओनली। काज बताओ। छोटी बच्ची कैपेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड टू गिव द रैशनल रीजनेबल आंसर्स। बिल्कुल 118 में जाएगा, राइट। फिर हमने 120 किया। 120 क्या बता रहा था? 118 कॉम्पिटेंट विटनेस, 119 कॉम्पिटेंट, इवन डम विटनेसेस, या फिर जो डम विटनेस कह रहा, डम विटनेस तो हटके 2013 में अलग हो चुका है, यानी अब जो बोल नहीं सकता, राइट। साइन सिग्नेचर वो भी कैपेबल, हस्बैंड वाइफ भी कैपेबल। हाँ, डम पहले था, अब डम से ये अमेंड होकर 2013 में ये वो बंदा बन गया जो बोल नहीं सकता है, जो साइन और जेस्चर्स के थ्रू कर रहा है, ठीक है जी। फिर 120 के अंदर हस्बैंड वाइफ हो गए कैपेबल विटनेसेस, पर ध्यान रखना अगेंस्ट ईच अदर, राइट। चाहे सिविल का मैटर हो चाहे क्रिमिनल का मैटर हो, एक दूसरे के खिलाफ वो कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। फिर हमने 122 पढ़ा। 122 में सीधा सिंपल ये लिख दिया कि अगर कोई कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज हुआ है हस्बैंड वाइफ के बीच में, राइट, तो कोई भी बंदा उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता। इसमें भी वही एक्सेप्शन है, लेकिन ये वाला जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन, यानी ये जो कंडीशन है कि हस्बैंड वाइफ को एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ये कंडीशन वहां नहीं चलेगी जहां पर एक दूसरे के अगेंस्ट में केस है। सिंपल। अगर एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गया तो वो 120 के थ्रू कॉम्पिटेंट है वो, सही बात। कल फिर एक कौन सा करवाया था, राम भरोसे वाला केस करवाया था, उसने सिर्फ इतना बताया ना कि मैंने क्या देखा, कोई कम्युनिकेशन तो नहीं बताया ना उसने। चलो ठीक है, ये मेरे को कई सालों से बोल रहा था कि मैं टपका दूंगा, बुढ़िया को टपका दूंगा, बुढ़े को टपका दूंगा, माल मिलेगा, फिर हम घूमने जाएंगे। अगर ये बता रही है नहीं, तो ये विटनेस नहीं, राइट। ड्यूरिंग द मैरिज होना चाहिए, सही बात है जी। इसीलिए एक केस लिखो, नेक्स्ट केस लो लिखो। MC, M for महाराष्ट्र, C for कैलकाटा, MC वर्गीज, VERGHESE वर्सेस T for tree, J for जग, पुन्नन, PONNAN, पुन्नन एंड अनदर, 1970 सुप्रीम कोर्ट। मिस्टर MC की लड़की है रथी, ठीक है जी, बटुकलाल में राठी लिखा हुआ, रथी नाम उसका, ठीक है। चलो, इसकी शादी होती है इससे, TJ पुन्नन से, सही बात है। इनका आपस में झगड़ा चल रहा है, सही बात। चलो, जो रथी है वो TJ के खिलाफ डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर रही है, ठीक है जी, और परेशान होकर, क्योंकि ये लड़ते बहुत आपस में, इंपोर्टेंसी का लगाया हुआ कोर्स रथी ने अपने हस्बैंड के ऊपर, वो इस बात से चिढ़ा हुआ है काफी, ठीक है जी। अब वो डेली छुड़ाता है, सही है। इसने पीछा छुड़ाने के लिए क्या किया,
घर चली गई अपने, सही बात। अब ये लेटर लिखता है टीजेपी, ठीक है, लेटर लिखता है और उसको भी गाली देता है, उसके बाप को भी गाली देता है, उसकी माँ को भी गाली देता है, उसके खानदान को भी गाली देता है। तेरा बाप तो चोर से, ठीक है, सही बात। लेटर भेज रहा है। अब वो लेटर पता नहीं इंटेंशनली रथी ने अपने बाप को दिखा दिया या फिर पिताजी ने खुद पकड़ लिया लेटर वो, और पिताजी आग बबूला हो गए, लाल पीले हो गए, ठीक है जी। और उन्होंने डिफेमेशन का केस डाल दिया है, राइट। फैक्ट क्या है कि केस डलने से ठीक पहले उनका डिवोर्स भी ग्रांट हो चुका है। सपोज करो 15 दिन पहले जो है ये डिफेमेटरी लेटर पकड़ा है, ठीक है जी, और आज 15 दिन के बाद डिवोर्स फाइनल हो चुका है। कल मैं डिफेमेशन का केस करवाऊंगा, मैं नहीं, एमसी वर्गीस। बताओ सर, लेटर जो लिखा गया तो एक मैरिड मैरिज के टाइम पे लिखा गया था, तो लेटर उसमें उसको लिखा था अपनी वाइफ को। हाँ, वाइफ को। तो मतलब ये कम्युनिकेशन, यस, हस्बैंड और वाइफ के बीच ही कम्युनिकेशन है, ड्यूरिंग द मैरिज कम्युनिकेशन है, ठीक है जी। जो शादी के बीच में कम्युनिकेशन या शादी चलते समय जो कम्युनिकेशन हुआ है, शादी खत्म हो जाने के बावजूद भी वो प्रिविलेज ही रहेगा, राइट। शादी अगर खत्म हो गई है तब अगर बकवास कर रहा है वो या बकवास कर रही है वो, फिर नहीं, सिंपल। डिफेमेशन किसकी हुई? मिस्टर एमसी की, राइट। यानी हस्बैंड वाइफ के बीच की तो बात नहीं है, इनके बीच का तो डिस्प्यूट नहीं है, सही बात है। सपोज करो अगर डिफेमेशन उसकी वाइफ लगा देती तो ये तो कम्युनिकेशन, ये देखो जनाब ये लिख रहा है, सही बात है ना। लेकिन उनके बीच का डिस्प्यूट नहीं है, अब ये कम्युनिकेशन यूज नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ड्यूरिंग द मैरिज होना चाहिए ये कम्युनिकेशन, शादी से पहले या शादी के बाद नहीं, मतलब शादी खत्म होने के बाद नहीं। फिर ये प्रिविलेज नहीं है, फिर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। आप मेरे को बताओ टाइम की क्या थी इसकी, टाइम, व्हाट इज टाइम, आपकी क्वेरी क्या थी, टाइम। चलो ठीक है, सिर्फ ये चेक करना है, दोबारा से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ ये चेक करना है या सिर्फ इतना चेक करना है कि ये जब जो भी वार्तालाप हुआ है ये किस समय हुआ है, जब शादी सबसिस्टिंग थी, शादी चल रही थी तब, या शादी खत्म हो जाने के बाद। अगर ड्यूरिंग द मैरिज कम्युनिकेशन है तो इट इज प्रिविलेज, कोई बात नहीं, चिक्के गाली दो, ठीक है जी। अगर मैरिज खत्म हो चुकी है तो भैया आप जगह नहीं, तो फिर इस केस में यूज नहीं नहीं। और सर अगर डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया तो डिवोर्स, हाँ और तब तक नहीं होता है तो वो बीच का टाइम, यस, इसने तो फाइल कर दिया है डिवोर्स का केस, इसने रथी ने फाइल कर दिया है टीजेपी के अगेंस्ट में, और वो सिर्फ ये घासुनी से बचने के लिए अपने घर पे चली गई है। अब ये लेटर लिख के गाली दे रहा है सबको, हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है। और ये मैं बता चुका हूँ, हस्बैंड और वाइफ जो है पूरा पाषाण काल से ही एक ही बंदे समझे जाते हैं। अब मैं खुद को कितनी गाली दूं, अपने खिलाफ केस तो बिना कर दूंगा मैं, ठीक है ना, सिंपल। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सेप्शन नीचे है, ध्यान रख लेना इसको, राइट। चलो आगे आगे, फिर इसके बाद मैंने क्या करवाया, 123 एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, अंडरलाइन। भाई साहब वो पब्लिक ऑफिस रिकॉर्ड है ये जो पब्लिश तक नहीं हुआ है, राइट। याद हो अभी रफाइल के ऊपर हो रहा, बहुत घमासान हुआ रफाइल के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर डांट भी लगी है एक प्राणी को जिसको फर्क नहीं पड़ता। अब वो पार्लियामेंट में उठ के क्या कह रहा है, वो बच्चा बुद्धू क्या बोल रहा है कि भैया हमको बताओ कितनी दूर से मारेगा दुश्मनों को, इसमें कौन कौन से हथियार लगेंगे, जो पब्लिश हो रहा है। और ये हाईली सीक्रेट चीजें होती हैं, सरकार ने क्या चीज सोचकर वो पर्टिकुलर हथियार चूज किया है, अब वो बता दे दुश्मनों को, ये पब्लिश नहीं हो रहा। लोकसभा टीवी देखा किसी ने, जा रहा है ये, राइट। तो उसी समय इसको रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे,
गृह मंत्री ने बोला भी कि भैया, अरे भैया, आपको अगर बात पूछनी है तो हमसे प्राइवेट में मुलाकात कीजिए। आप सारी दुनिया को क्यों बता रहे हो उसके अंदर क्या चीज है और क्या चीज नहीं है? सही बात। पब्लिश नहीं होती हैं ऐसी चीजें कि भैया कौन सा हथियार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल रिपोर्ट है, स्टेट की रिपोर्ट है, राइट। सही बात है जी। सीक्रेट फाइल की बात हो रही है तो उसका कम्युनिकेशन लीक करने के लिए नहीं बोला जा सकता कि आप हमको आके बताओ। नो। चलो जी। State except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit। जब तक कि खुद परमिशन ना मिल जाए, खुद उस डिपार्टमेंट का जहां पर वो फाइल पड़ी है उस डिपार्टमेंट का हेड खुद परमिशन ना दे दे, जब तक आप वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, वो कम्युनिकेशन नहीं बता सकते हो। 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। अगेन अब यहां पर ऑफिशियल कॉन्फिडेंस आ गया। 123 स्टेट देश की फाइल के हिसाब से याद कर सकते हो और 124 पब्लिक ऑफिस की फाइल सीक्रेट। सही है जी। चलो जी, ये इस पे भी केस था एक। अभी पीछे क्या हुआ था, ये एनडीटीवी में भी आया था, उन्होंने कोई डॉक्टर बुला के और उससे पता नहीं क्या क्या, जैसे होता है ट्रायल कर लेते हैं मीडिया ट्रायल टाइप, अपने स्टूडियो के अंदर बिठा के पता नहीं उससे क्या क्या पिलवा दिया। अब वो बोले जा रहा, फेंके जा रहा। सरकार ने कुछ संज्ञान लिया कि भैया मरवाना चाह रहे हो क्या लोगों को? एक ऐसी बीमारी आई है जिसका कुछ अता पता नहीं है और आप लग रहे हो कमिटमेंट करने कि इससे करोड़ों लोग मरेंगे, हजारों लोग मरेंगे, वैक्सीन मत लेना, वैक्सीन लेते ही मर जाओगे, नपुंसक हो जाओगे, आपकी आईडी चिप लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारे डॉक्टर आए थे, याद नहीं? वो डॉक्टर भी गया, डॉक्टर भी टर्मिनेट किया हो। एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, एक एसडीएम, एक आईएएस आपको ये बता रहा है डॉक्टर को, जो मेडिकल लाइन का जो आईएएस होता है, जो क्या होता है, इंडियन मेडिकल ऑफिसर, आईएमओ होता है। जब आईएमओ आपको ये कह रहा है कि डू नॉट लीक दिस रिपोर्ट, ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर ह्यूमर फैल जाए और बर्बाद हो जाए। यहाँ पे कितने लोग मरे थे डर से, सिर्फ डर डर से मर गए लोग। सही तो नहीं अलाउ किया जा सकता। 125 इंफॉर्मेशन हैज टू कमीशन of offense, no magistrate or police officer, underline magistrate or police officer shall be compelled to say whence, underline whence। ये है whence, गुप्तचर, मुखबिर, खबरी, right। He got any information as to commission of any offense and no revenue officer, underline revenue officer shall be compelled to say whence he got the information। सही बात है ना। सबसे ज्यादा खबरें किनके पास आती हैं? विजिलेंस वालों को, इनकम टैक्स वालों को। लोग जल जाते हैं आस पड़ोस में देख के, पड़ोसी घना कमा गया। एक लीड मिल गई कि क्या होता है, पड़ोसी के पास कौन सी खान लगी हुई, उसी समय रेवेन्यू ऑफिस फोन करके, मेरे से मत पूछना, मैं आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ, फला एड्रेस के ऊपर छापा मार दो, माल ही माल मिलेगा। ठीक है, आप नाम तो बताओ, 10% आपका। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तो देश की सेवा करना चाह रहा हूँ। Explanation: Revenue officer in this section means an officer employed in or about the business of any branch of the public। सही बात है। Any officer पब्लिक रेवेन्यू में जो काम कर रहा है, अंडरलाइन कर लेना। चलो जी, 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। चलो अपने धंधे की बात, प्रोफेशनल। नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील, अंडरलाइन 4। सबको ही आ गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा हुआ। चलो जी, शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, अंडरलाइन शैल, और नो लिखा हुआ है, permitted unless with the client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney, वकील। चैम्बरों के अंदर जब आप जाओगे, ठीक है जी, जब शुरू करोगे कोर्टों के अंदर जाना, सपोज करो कोई क्रिमिनल का एडवोकेट है जो आपका सीनियर, उसके पास आपने जाना शुरू कर दिया, ये शर्त होती है, अगर कोई रेपिस्ट आ गया, कोई मर्डर आ गया, कोई डाकू आ गया, तो वो आप बताएगा, हाँ जी मैंने कराया है वकील साहब, आपको बचाना है, सच बताना पड़ेगा उसको, ये असूल है। क्योंकि इधर उधर एक आधा फैक्ट जो है क्लाइंट ने नहीं बताया, ठीक है जी, और वो पुलिस के हाथ में आ गया, तो फिर वकील यही बोलेगा, भाई तूने झूठ बोलना, तेरी बीमारी, मैंने अपनी फाइल खराब नहीं करनी थी, तूने मेरा रिकॉर्ड खराब करवा दिया।
राइट, वो आके बताएगा, और इन जनरल बताते हैं। वकील साहब पूछते होते हैं हर किसी से, भाई सच बता, गलती तो तेरी भी है दोस्त, देख सीधी सी बात, ठीक है, और वो बोल दे। कम्युनिकेशन हो गया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, राइट। अच्छा तरीका है, फीस मांग लो बढ़िया ठोक के, अगर वो मना कर दे तो कोर्ट के आगे चले जाओ, यही है जनाब। नहीं सर, ऐसे नहीं बता सकते जो सेक्शन यस, व्हाई इट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन? सर सेक्शन 23 भी तो नहीं, सर उसमें नहीं था सर। हाँ हाँ 23 था, 23 का 23 के नीचे एक्सेप्शन इसका लिखा हुआ है कि फर्क नहीं पड़ेगा। कि आप उसके बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो बताएं। कंडीशनल एडमिशन, एडमिशन इन सिविल केसेस में। हाँ कंडीशनल एडमिशन, वो जो एडमिशन रहेगा उसका सेक्शन 126 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सेक्शन को एक बार पूरा करते हैं हम जरा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा सिंपल सी बात, इस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को रिवील करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ना ही किसी को पूछा भी जा सकता है। कोई वकील दूसरा आपसे ये नहीं पूछ सकता भाई तेरे पास आया होगा, बताया तो होगा उसने, आप ही लिखवा दो, मदद कर दो। इस देश ने कासब को भी एडवोकेट दिया है, उसने अपने एडवोकेट के सामने सबसे पहले बोला, ठीक है जी, उसके एडवोकेट किसी ने बुलाया? नहीं बुलाया ना, नहीं बुलाते होते, ये एक प्रोफेशनल एथिक होता है, राइट। हम न्याय की मदद करने के लिए, अगर उसने कुछ गुनाह किया है तो वो वैसे ही फंसेगा, बचेगा नहीं वो, डोंट वरी, राइट। ये फिल्मों में तो बकवास दिखाते होते हैं, बट क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट से कोई फैक्ट, कोई कम्युनिकेशन रिवील किया जा सकता है, ये पढ़ लिया हमने ऊपर, बट को इसको अंडरलाइन कर लेना, अनलेस विद द क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, अंडरलाइन एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ क्लाइंट, his employment as a barrister, pleader, attorney or vakil, or by or on behalf of his client, or to state the contents or conditions of any document with which he has become acquainted in the course and for the purposes of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment. अब केस फाइल हो गया, वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है, ठीक है जी, वाइफ बहुत बड़ा मेंटेनेंस मांग रही है, मोटी अमाउंट का, ठीक है जी। वकील ने पूछा भाई मेरी फीस कैसे देगा, मेंटेनेंस तो तू छोड़ दे, मेरी फीस कैसे देगा? बोलेगा वकील साहब देख लो, तो वकील साहब ने उसको सलाह दे दी, भाई एक सलाह दूंगा, ठीक है, मान लेगा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरे को इज्जत भी चाहिए, तेरे को वाइफ भी चाहिए, खर्चा भी नहीं देना, मतलब देखिए इतनी फैसिलिटी तो बड़े बड़े अवतारों को नहीं मिली, तो तू छोड़ दे, ठीक है, सलाह तेरे लिए भाग जा, अंडरग्राउंड हो जा, ना पकड़ा जाएगा, ना पिटेगा, ना पीछे मांगने पड़ेंगे, ना देने पड़ेंगे। उसने सलाह मान ली और वो अंडरग्राउंड हो गया, बाद में पकड़ लिया, अब वो बोल रहा वकील ने कही थी, कौन मानेगा? कोई एडवाइस भी इवन वकील साहब ने दी है तो उसको भी रिवील नहीं किया जा सकता, उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, सही बात। चलो जी, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। कुछ कम्युनिकेशन ऐसे हैं, इवन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो, उसको भी डिस्क्लोजर होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। नए नए आप वकील बन के चैम्बर के अंदर बैठे हो, आपका साथी आता है, ठीक है ना, जो एडवोकेट है नहीं मुझे नहीं पता, वो आपका क्लाइंट है, और वो आपके सामने ब्लैंक पेजेस रख देता है साइंड किसी बंदे के, और आपसे बोल देता है कि भाई बिल बना दे, सेल डीड बना दे, गिफ्ट डीड बना दे, कुछ भी डीड बना दे, ठीक है ना, मेरे को ये प्रॉपर्टी दिलवा दे, और 50% तेरा 50% मेरा, राइट। इलीगल पर्पस के लिए हो रही है कम्युनिकेशन आपका, ये रिवील होने से कोई नहीं बचा सकता।
नंबर 2, एनी इफेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। देखो जी, ये ऊपर तो क्या था, ऊपर तो सीधा इंसिडेंट मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत ही ऐसे हो रही है। दूसरा सर्कमस्टांस क्या है, वकील को जब ये काम उसने पकड़ लिया, पहले वाला नहीं, कोई भी काम पकड़ लिया, फिर उसको बाद में ये एहसास होता है कि बेटे तेरी नॉलेज के कारण बहुत बड़ा ऑफेंस होने वाला है, राइट? सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसके काम के दौरान, एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, कि कोई क्राइम या कोई फ्रॉड कमिट हो गया है सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सीधी सिंपल सी बात है। अब कोई क्लाइंट आके ये बोलेगा कि भैया आदमी मरवाना है, ऐसा रास्ता बता दे वकील, फीस की टेंशन मत कर, फीस जितनी तेरी फीस होगी ना 100 गुना 200 लगा के फीस दूंगा, बट ये मरवाना तुमने है, ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये ब्लैक की प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दे, 10 एकड़ है 5 एकड़ तेरे, राइट? ये प्योर इलीगल पर्पस हो गया ना। अब सपोज करो आपके सामने कोई दूसरा वकील दूसरा कोई क्लाइंट आया है, वो बोलता है कि जी मेरे को ये प्रॉपर्टी दिलवा दो, मैं बहुत गरीब हूँ, ये है वो है, मेरे पास तो कागज भी है, ठीक है, वो आपको कागज भी दिखा देता है, आप उस कागज में कोई एक साइन पकड़ना भूल गए, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब साल 6 महीने निकल जाते हैं, जब आप उसकी फाइलें बार बार उठा पटक करके देखते हो, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करना है, फिर आपको पकड़ में आता है कि भाई तेरे को इसने हायर भी कर लिया और तेरे से ये फ्रॉड करवा रहा है, ये तो साइन है ही नहीं इसके, बड़ा माइन्यूट सा फर्क है। आपने क्या करा, आपने उसको अपने दोस्त से चेक करवाया, एक्सपर्ट से, उसने बताया कि यस नकली साइन है। यानी जब से ये एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत हुई है, ये वकील और क्लाइंट का, है ना, वकील और मुवक्किल का जो रिश्ता शुरू हुआ है, कोई फ्रॉड या फिर कोई क्या है, क्राइम कमिट हो चुका है, तो उसके ऊपर ये नहीं है एक्सेप्शन, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। अगर वकील चाहेगा तो डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है जी, बट मैंने केसेस ऐसे कम देखे, नहीं करते, बस फीस थोड़ी सी, ठीक है। चलो जी, इट इज इमटेरियल वेदर द अटेंशन ऑफ सच बैरिस्टर, प्लीडर और अटॉर्नी और वकील was not directed to such fact by or on behalf of his client। अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके क्लाइंट ने उसका ध्यान इस तरफ आकर्षित करवाया है कि नहीं करवाया, कि भैया कोई फ्रॉड और क्राइम हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। वकील साहब ने अपने खुद से नजरिए से पकड़ लिया है, अब वकील साहब उससे बात करेंगे तो ये क्या खेल रहा है, सही बात। चलो, explanation, the obligation stated in this section continues after the employment has ceased। बिल्कुल सही बात है जी। एक मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन हुआ, वो मैरिज खत्म होगी, लेकिन वो कम्युनिकेशन अभी भी प्रिविलेज्ड है, ठीक है जी। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कोई कम्युनिकेशन हुआ वकील के और क्लाइंट के बीच में, राइट, वो अभी भी प्रिविलेज्ड है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि केस खत्म हो चुका है, केस खत्म होते वकील फ्री नहीं होगा, ठीक है जी। अगेन, क्योंकि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट वो कम्युनिकेशन, सिंपल इलस्ट्रेशन देख लो जरा इसका। A client says to be an attorney, सही बात, क्या, I have committed forgery, मैंने forgery करी है, and I wish you to defend me as the defense of a man known to be guilty is not a crime, criminal purpose, this communication is protected from disclosure। बिल्कुल सही बात है जी। वकील का क्या काम होता है, अपने क्लाइंट को बचाना, क्लाइंट को बचाना, ये फ्रॉड या फिर कोई क्राइम नहीं है, सही बात है, ठीक बात है ना। अगर वो क्लाइंट आके करेगा फोर्जरी करवा दे, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, सिंपल। सपोज करो कोई सीरियल किलर है, 500 आदमी मार चुका है, ठीक है जी, उसका एडवोकेट है, उसके एडवोकेट के सामने बोल रहा है मन नहीं मारे, मैं मन बचा लिया, मन डर लाग गया मारते, ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है, प्रोटेक्टेड है कम्युनिकेशन, सही बात। चलो, A client says to be an attorney, I wish to obtain possession of property by use of forged deed on which I request you to sue। सही बात, समझ गए, पढ़वाओगे, प्रोटेक्टेड नॉट प्रोटेक्टेड,
नॉट प्रोटेक्टेड, व्हाई? वन में, टू में? चलो वन में जाएगा, इलीगल पर्पस के लिए। चलो 127 जो वकील, बैरिस्टर, एडवोकेट, प्लीडर के ऊपर एप्लीकेबल है वही उसके मुंशी के ऊपर एप्लीकेबल है। The provision section 126 shall apply to interpreter and the clerks or servants of barrister, pleader, attorney और वकील। मुंशी की बात हो रही है, सर्वेंट हो उसका, मैनेजर हो उसका, ठीक है ना, मुंशी की बात, ठीक बात। चलो बाकी अगर दिल्ली वगैरह में बड़े बड़े उसमें जाओगे तो उसके अंदर क्लर्क्स भी आ गए, जैसे कि लॉ फॉर्म है बहुत बड़ी बड़ी, तो जितने भी एम्प्लॉय सब आ गए, ठीक है। 128 privilege not waived by volunteering evidence. If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126. And चलो जी, अब हुआ क्या है, वो क्लाइंट खुद ही जो है अपने अगेंस्ट में अब स्टेटमेंट देने लग जाता है, राइट? सही बात। 126 होने के बाद उसने अपना वकील कर लिया है, कोई भी, चाहे वो 1 में आई हो 126 की, या 2 में आई हो, 127 में आ गई हो, ठीक है जी बात। अब वो जो क्लाइंट है खुद स्टेटमेंट करने लग गया कोर्ट में जाके। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वकील को भी बताया था जी, वकील ने मुझे बोला कि तू शांति कर, मैं तो कन्फेशन करने वाला था लेकिन इसने मेरे को कन्फेशन नहीं करने दिया। ये डिस्क्लोज करने का सारा ठेका नहीं मिला उसको। जो कम्युनिकेशन 126 127 में प्रिविलेज हो चुका है, इट इज प्रिविलेज, और ये प्रिविलेजेशन, ये जो प्रोटेक्शन है, अगर खुद वॉलंटरली कोई उसका क्लाइंट जाके कोर्ट के सामने उल्टी करने लगे तो प्रोटेक्शन हटेगी नहीं, प्रोटेक्शन सेम रहेगी, इंटैक्ट रहेगी प्रोटेक्शन, सीधा सिंपल। कोई ऐसा तो जिसको नहीं समझ में आ रहा? चलो, and if any party to a suit or proceedings calls any such barrister, pleader, attorney or vakil as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or vakil or matter which but for such question he would not be liberty to disclose। बिल्कुल सही बात है जी। पहले पार्ट के अंदर तो जो है वो क्लाइंट खुद ही जो है डिस्क्लोज कर रहा है, और दूसरे पार्ट के अंदर वकील को डिस्क्लोजर करने के लिए एज अ विटनेस बुला रहा है, वकील को विटनेस बना के बुला रहा है। समझ रहे हो इस बात का? केस में यस, इसलिए सूट प्रोसीडिंग लिखा है। कोई किसका विटनेस कब बनता है, प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है लिस्ट में, राइट? अपने फेवर के लिए विटनेस बुला रहा है, सही बात है। ये लो जी, एडवोकेट ये क्या बन गया, विटनेस बन गया किसी सूट और किसी प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है जी। कटघरे में आ गया, विटनेस बॉक्स में आ गया, उससे एक सवाल पूछ लिया, एक सवाल पूछ लो, सोच करो बहुत सारे फैक्ट्स थे इसकी सूट के या इस प्रोसीडिंग के। प्रॉपर्टी का पोजेशन भी ले रहे हो, कंपनसेशन भी ले रहे हो, डैमेजेस भी ले रहे हो, इंडेमनिफिकेशन भी ले रहे हो, ठीक है जी, साथ में टोशियस भी कर रहे हो, ठीक है जी। इसके बाद में एडवर्स पोजेशन भी डिमांड कर रहे हो, उसके बाद भी अगर मेरे को पोजेशन ना मिले तो मेरे को जो है अपील का राइट भी दिया जाए, कई सारी चीजें मांग रहे हैं, राइट? अब क्या हुआ, उसके वकील, उसके क्लाइंट ने, हालांकि वकील अपनी मर्जी से, भाई तू एज अ विटनेस मुझे इंट्रोड्यूस कर ले, मैं देखता हूँ, ठीक है जी, सिंपल। चलो जी, अब क्या कर दिया, उसको बुलाया गया है, उससे एक सवाल पूछा गया है, क्या इसका पोजीशन एडवर्स है? वो बोलेगा नहीं, इसका पोजीशन एडवर्स नहीं है, इसका पोजीशन तो डायरेक्ट है, राइट? कर दिया, कम्युनिकेशन हुआ था क्लाइंट और उसके बीच में, एक कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर दिया, हाँ इसी ने कहा था जी मेरा जो पोजीशन वो एडवर्स नहीं है, मैंने चेक भी किया एडवर्स नहीं है, डॉक्यूमेंट पे तो है इसका पोजीशन। एक पार्ट, मैंने शायद 8-10 आपको पार्ट बता दिए, 8-10 क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन का आंसर जो है यानी जो कम्युनिकेशन है वो इसने डिस्क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है जी, वकील ने कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक पार्ट डिस्क्लोज होने से
दूसरी पार्टी को राइट मिल गया, या फिर इस वकील को राइट मिल गया, या फिर इसके क्लाइंट को राइट मिल गया कि वकील साहब ऐसा करो, अब तो वो बिना ढंग से खुदवा दो, कर दो सारा कन्फेशन, मेरे को जेल जाना है, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है ना, इतना ठेका नहीं मिला। जितना सवाल उससे पूछा गया है एज ए विटनेस, सिर्फ उतना ही डिस्क्लोज करे वो। सारा का सारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन या सारा का सारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उसके बीच में और उसके क्लाइंट के बीच में जो कुछ भी कम्युनिकेशन हुआ वो सब कुछ रिवील करने के लिए नहीं बोला है। सिर्फ एक पार्ट, एक क्वेश्चन जितना उससे पूछा सिर्फ उतना रिवील, जितना उससे पूछा सिर्फ उतना डिस्क्लोजर, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, से डिस्कवरी स्टेटमेंट में कितना कितना रिलेवेंट रहेगा, कितना पोर्शन रिलेवेंट रहेगा, जितना डिस्कवर हुआ है, जितना इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिस्कवर। वो लैंग्वेज में क्या लिखा है, डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली, हाँ, आगे क्या लिखा है, डिस्टिंक्टली डिस्कवर्ड, क्या लिखा है आगे, distinctly to the fact, distinctly related, distinctly relevant, क्या distinctly से पहले पढ़ दो, क्या लिखा हुआ relates, चलो सीधा सिंपल। तो यहां पर भी जो है जितना डिस्क्लोजर के लिए उसको विटनेस बुलाया गया है, विटनेस करके भाई इतना डिस्क्लोज करना भैया, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ उतना ही डिस्क्लोजर होगा, बाकी के भैया अब तो भाई तूने एक बात तो बताई थी वकील, सारा ही बता दे अब ना, कर सकते, बिल्कुल कर सकते। कौन आईसी में करवाना है, क्वेश्चन करवाया था एडमिशन, एडमिशन इन सिविल केसेस, एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस, एडमिशन ऑफ लॉ, एडमिशन ऑफ फैक्ट, पढ़ लेना। क्लियर। सेक्शन 123 के ऊपर एक बोले को कोटेशन लेटिन सेल्स, हाँ ये बैक के साइड में लिख सकते हो अगर आपके पास कंसीडर, सेल्स, SALUS, SALUS, सेल्स, populi, 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 EST, supreme, same spelling, SUPREME, supreme, lex, LEX, मतलब public welfare is supreme law। एक 129 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर, लो जी लीगल एडवाइजर क्या, यही चीज बची हुई थी, वकील, बैरिस्टर, प्लीडर और अटॉर्नी, मुंशी, क्लर्क, सर्वेंट, लीगल एडवाइजर को बचा था, वो भी आ गया कहां 129। नो अंडरलाइन, one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor, underline कर देना, unless he offers himself as a witness, जब तक कि वो खुद को as a witness ना ऑफर करे, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence for it। अब ये कोर्ट के अंदर जो बैठे हैं चैम्बर के अंदर, ये सारे के सारे वकील हैं, सारे सारे एडवोकेट, लीडर, बैरिस्टर, अटॉर्नी है। आपका वकील वो है जिसने वकालतनामा आपसे साइन करवाया है, राइट। इसलिए सपोज करो आप केस डालने से पहले या केस अपना एडवोकेट अपॉइंट करने से पहले घूमोगे, अलग अलग वकीलों के पास जाओगे, लीगल एडवाइस लोगे, तो सिर्फ एडवाइस लेने से वो क्या आपका वकील हो गया, बट वो आपका लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर हो गया। ठीक है जी, समझ गए ना, थोड़ा सा फर्क हो गया वकालत में।
ठीक बात। चलो इसके अलावा सोच करो ये जो प्रोफेशनल में कॉर्पोरेट के अंदर जो एडवाइस देते होते हैं, क्या वकील हो जाते हैं, लीगल ओपिनियन देते हैं, है ना, मेल के थ्रू। वो एडवोकेट्स ही होते हैं, बट वो कंपनी का एडवोकेट नहीं है। कंपनी का एडवोकेट कब बनेगा, जब वकालतनामे के ऊपर कंपनी मोहर लगा दी अपनी, हाँ हमने क्लाइंट जो है एक्सेप्ट कर दिए वकील की, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, वो वकील है। उससे पहले वो लीगल एडवाइजर ही रहेगा। लीगल एडवाइजर के साथ भी बता रहा हूं, उसको भी सच पड़ेगा, तो वो भी डिस्क्लोज नहीं हो सकता। सही बात। चलो 130 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, नो विटनेस अंडरलाइन, नो विटनेसेस हु इज नॉट अ पार्टी, जो पार्टी ही नहीं है किसी सूट में, shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledgee or mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims। सीधी सिंपल सी बात, जो विटनेस ही नहीं है, क्या उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी बाध्य किया जा सकता है क्या? चलो इसे थोड़ा सा लिबरल कर देते हैं सेक्शन को। विटनेस, विटनेस तो है, वो उस सूट में विटनेस तो, सूट लिखा है, वो सीढ़ी तो नहीं लिखा, अंडरलाइन कर लेना। उस सूट के अंदर विटनेस तो है वो, राइट, लेकिन वो पार्टी नहीं है। सूट की बात करें तो प्लेंटिफ डिपेंडेंट, प्लेंटिफ के अंदर सबसे पहला विटनेस प्लेंटिफ खुद, सही बात। इसके अलावा कोई और भी कई सारे विटनेस हो सकते हैं। तो वो वाला विटनेस जो प्लेंटिफ नहीं है, या वो वाला विटनेस जो डिपेंडेंट नहीं है, पार्टी टू सूट नहीं है। इंडिपेंडेंट विटनेस देखे होंगे ना, है, सपोज करो किसी का चेक का केस चल रहा है, राइट, और हुआ क्या है, बैंक का कलर बुला लिया है, केस तो है बट क्या वो पार्टी है सूट का, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है उसकी पार्टी तो नहीं है। अब जो ये कलर का है उसको बोल रहे जा आपने जमीन के कागज उठाया, नहीं बोल सकते उसको, उसके टाइटल के डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवाए जा सकते। जा बैंक जिस ब्रांच को राजा फरक खा लिया, क्या मतलब है खाम परेशान करने का। सिंपल, दोबारा से पढ़ रहा हूं सेक्शन को, देखो। नो विटनेस, अंडरलाइन, विटनेस है जो कि पार्टी नहीं है किसी सूट में, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स। उसका लेना देना ही क्या है, टू एनी प्रॉपर्टी, और या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इन वर्चू व्हिच ही होल्ड्स प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू किसी प्रॉपर्टी को एज ए प्लेजी, गिरवी रख देते हैं, जिसके पास गिरवी रखी है, ठीक है जी, या फिर मोर्गेज, ये जमानत क्या बोलते हैं इसको, गहने, चलो जी गहनों पे रखी है, और एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम, या फिर उस विटनेस से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा सकता जिसके अगर वो लेके आए वो डॉक्यूमेंट तो क्रिमिनेट हो सकता है, राइट। ये सवाल आगे अटकेगा भी, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर अटकेगा, मैं पूछूंगा। एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, ये रूल होता है, क्या रूल है, कोई भी विटनेस अगर ये गर्मी में ऐसे चल रहा है, ये ठंडा रहता है, ये सेंट्रलाइज एसी है, तो यहाँ कपल्स घुसे रहते हैं, तो ये बार बार उद्घोषणाएं करते रहते हैं, ये फला अपना गैलरी में बैठे, आप निकलो तुम्हारे कागज लेके आओ, तुम्हारे माँ बाप को बुलाया जाएगा, उनको ये कागज सौंपे जाएंगे, फिर वो भागते हैं यहाँ से। घुमा कभी देखा किसी ने, बहुत बड़ा है, मत देखना, कहीं भी कोई भी मिल सकता है, ठीक है।
कैमरा खराब नहीं है। ये कैमरा खराब नहीं है, अभी ठीक करवा दिया। कह इस गैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गैलरी पूरी होगी, सामने वाली गैलरी में ऊपर। चलो जाने, ठीक है जी। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता कि फलाना डॉक्यूमेंट ले गया जिससे वो क्रिमिनेट हो जाए, जिससे संभावनाएं है। सीधा सिंपल सा फैक्ट होता है, ये रूल है। कोई भी विटनेस आता है तो उस विटनेस को कैरेक्टर असैसिनेशन से गुजरना पड़ता है। सम केसेस उसका कैरेक्टर ध्यान रखना, कैरेक्टर सिर्फ सेक्सुअल की बात नहीं हो रही, कैरेक्टर मोरल कैरेक्टर भी कुछ होता है, राइट। सपोज करो किसी केस के अंदर कोई विटनेस आया हुआ है, ठीक है, जिसका तोड़ नहीं है, वो पार्टी भी नहीं है, ठीक है जी। सूट की बात हो रही, प्रोसीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अब वकील साहब उससे पूछ रहा है, अच्छा तू मुझे ये बात बता, तू कैसे आया है यहाँ, कैसे आया मतलब किस चीज में आया, गाड़ी में आया, हवाई जहाज में आया, किस में गाड़ी से आया, कौन सी गाड़ी से आया। मैं भाई रोल्स रॉयस से आया। कितने की आती है रोल्स रॉयस? 5.5 करोड़। अच्छा, सच बताइए, चोरी की ना गाड़ी? चोरी की है ना? अब वो वकील जो हो, जज साहब के सामने बोल रहा है, जनाब चोर है ये, इसकी गवाही नहीं सुनी जा सकती। अब जज साहब भी बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हुए, ठीक है भाई, ले आ, आरसी ले आ गाड़ी की, रोल्स रॉयस अटैच करो भाई। क्या मतलब है, क्या वो पार्टी है, क्या सूट प्रॉपर्टी है उसके पास जिसको मंगवाया जा रहा है, राइट। तो ध्यान रखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आ गए। तो टाइटल डीड्स आ गई, वो नहीं मांग सकते। एज ए प्लेजी तेरे पास क्या टाइटल, वो नहीं मांग सकते। एज ए मॉर्गेज तेरे पास क्या टाइटल, वो नहीं मांग सकते। या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते जिससे वो क्रिमिनेट हो जाए। सिंपल। चलो, unless he agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims। हाँ, अगर वो खुद ही बोल दे क्या सो दिखा देंगे तेरे को, सही बात है। आओ 131 production of documents or electronic record which another person having possession could refuse to produce, no, underline no, shall be compelled to produce document in his possession or electronic records under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession or control unless such last mentioned person consents to their production। अगेन दो पार्टी, एक पार्टी डॉक्यूमेंट दबाएगी ना, एक पार्टी डॉक्यूमेंट, उसकी ड्यूटी है डॉक्यूमेंट देना। अब वो बोले मेरा एक स्टेनो है उससे ले लेना, वो देता अगर जाए, वो क्यों देगा, डॉक्यूमेंट तो तू ही देगा, कोर्ट है, लॉ डिपार्टमेंट की पार्किंग ना है, ठीक बात, उससे नहीं मांगेंगे। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड लिखा है, सिंपल। 132 ध्यान से, विटनेस इज नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। जिन्होंने सीआरपीसी करी वो तैयार ना किसी under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession। अगर वो कोई ऐसा बंदा होता जिससे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता और वो रिफ्यूज कर दे। अब ऐसा विटनेस जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सूट प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट देने के लिए बोला जा रहा है, वो रिफ्यूज कर सकता है, बस सिंपल। 132 A witness shall not be excused, CRPC वाले underline shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue। कोई फैक्ट जो कि रिलेवेंट है, सही बात। चलो जी, in any suit or in any civil or criminal proceeding, चलो दोनों आगे अंडरलाइन करें। Upon the ground that the answer to such question will criminate him,
ना जवाब, मैं अगर इसका सच सच जवाब दूंगा तो बच जाऊंगा। ठीक है, चलो। और मैं टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, ध्यान से कुछ याद आएगा सीआरपीसी वालों को। और मैं कहा गया, हाँ, टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अंडरलाइन डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट सच विटनेस, उसको क्रिमिनेट कर देगा। और that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty forfeiture of any kind। कुछ याद आया? 160, 164, 161, हाँ 164 की बोला। क्या लिखा है 161 में? तेज बोलो, कुछ बोल रहा है। वो लिखा है 161 में लिखा हुआ है, he is bound to answer truly। यस, मैं पूरा बताऊं ना, बट नॉट टू द क्वेश्चन, कि जिनका वो जवाब देकर क्रिमिनेट हो जाए, या फिर जवाब देने के बाद क्रिमिनेट ना हो, एक्सपोज हो जाए किसी क्रिमिनल फॉरफीचर, पनिशमेंट और फाइन। राइट? क्या किसी को मजबूर किया जा सकता है खुद के खिलाफ कोई भी एविडेंस देने के लिए? क्या एक नाटक नहीं आता वो सच का सामना आता था कैसे? जितने कुकर्म किए वो पता लगाते थे, पता नहीं ऐसा गेम शो होता था, बंद भी हो गया शायद किसी ने सुसाइड कर लिया। बड़े उल्टे उल्टे सवाल पूछते थे। जो कपल उसमें चला गया 1 महीने में डिवोर्स, क्यों? उनके जवाब एक्सपोज कर रहे हैं उनको। सही बात। ऐसे ही जो जवाब क्रिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली, मान लो कोई ऐसा रिलेवेंट फैक्ट पूछा जा रहा है, आप उससे पूछ लिया, हाँ भाई कितने की पड़ी गाड़ी? 5.5 करोड़ की। अच्छा, तेरे पास, तू क्या करता है? जी मैं भट्टे में ईट हो यार। 5.5 करोड़ की गाड़ी चोरी कर रहा है? हाँ, गाड़ी एक घर के अंदर खड़ी थी, मैं उठा लाया, क्रिमिनेट हो गया। या फिर वो घुमा फिरा के कोई ऐसा जवाब दे रहा है जिससे वो एक्सपोज हो रहा है किसी क्रिमिनल फॉरफीचर, पनिशमेंट, फाइन एक्सेट्रा के लिए, पेनल्टी के लिए। सिंपल। तो सिर्फ ये ग्राउंड देकर अब वो मना नहीं कर सकता है, जनाब नहीं, इस बात का जवाब थोड़ी ना देता हूं, सीआरपीसी में मना किया हुआ है, आप ही ने बताया। लेकिन सेक्शन 132 के अंदर लिखा हुआ है क्या, कि कोई भी विटनेस ऐसे बच नहीं सकता कि ना जनाब ऐसा काम नहीं करते, अपने खिलाफ थोड़ी ना बोलूंगा मैं। सच तो पता है मुझे, लेकिन अगर मैं जवाब दूंगा तो मेरे खिलाफ हो जाएगा केस ना, इसलिए आप कृपया करके मेरे से पूछो, मुझे 161 का प्रोटेक्शन दे दो। अब सवाल ये आता है कि 161 में, 161 सीआरपीसी में और 132 में फर्क क्या है? यस, 161 में तो पुलिस की बात हो रही है, पुलिस नहीं कर सकती आपको मजबूर, लेकिन यहां पर जज साहब की बात हो रही है, मजिस्ट्रेट साहब की बात हो रही है, क्यों नहीं दे सकते? 132 में यही लिखा हुआ है। हाँ, कोर्ट में तो होते हैं। यही तो पढ़ा आपने, पढ़ा तो फिर भी ए पर्सन शैल नॉट बी एक्सक्यूज लिखा है, उसको एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर, जनाब मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगा, फिर अब क्या? नहीं, चलो प्रोवाइजो कंप्लीट करते हैं। हाँ, वो बच नहीं सकता, सही बात है, ये क्लियर हो गया। आप प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर, कोई भी जवाब,
which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest और प्रोसिक्यूशन अंडरलाइन, ना ही वो अरेस्ट किया जाएगा ना ही वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या फिर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर ये जो उसने यहाँ जो इस केस के अंदर जो जवाब दिया ना उसके अगेंस्ट प्रूव किए जाएंगे, राइट, एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। सिंपल, अब ठीक है। नंबर 1, देखो पुलिस का मामला अलग है। पुलिस के सामने अगर पुलिस मारपीट के बयान करवा भी लेगी उसकी वैल्यू हम कर चुके हैं, तो सेक्शन 161 सेक्शन 2526 एविडेंस एक्ट, सिंपल। चलो जी, वहां पर पुलिस एट्रोसिटी से बचाने के लिए, एट्रोसिटी से बचने के लिए ये भी प्रोविजन हमारे पास है क्या कि हम मना कर सकते हैं कि नहीं आप तो एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है जी, मना कर दे, सही सिंपल। बट सारे सवालों के जवाब सच सच दे दो, मना कर सकता है, लेकिन कोर्ट में आपको ये प्रोटेक्शन नहीं है। जज साहब ने आपसे जो भी सवाल पूछ लिया है आपको बताना पड़ेगा, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं। आप ये 161 का प्रिविलेज नहीं ले सकते हो कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, तू जवाब दे दे इस चीज का। अगर तू झूठ बोलेगा तो 340 का पर्चा तैयार है, ठीक है। अगर तू सच बोल गया तो मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं कि तू यहाँ इस केस के अंदर जो भी कुछ बोल के जाएगा तेरे को ना तो अरेस्ट करवाऊंगा मैं, ठीक है ना तेरे खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन चलेगा, ना ही तेरे ये आज के जो बयान तू यहाँ पर जो लिख पाएगा, ठीक है ना। तेरे खिलाफ किसी भी केस में, तेरे खिलाफ किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर तेरे खिलाफ प्रूफ नहीं किए जाएंगे, सिंपल। शांति करण सवाल। सर ये जज अगर बोलेगा तो ये तो में तो आ गया किस्म से प्रॉमिस और तो कन्फेशन हो जाइए, विटनेस लिखा है, हाँ करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते। कन्फेशन जब रिकॉर्ड करवाना होता है तो कन्फेशन के अंदर तो उसको पता है, उसको तो वार्निंग दी जाएगी कन्फेशन के साथ कंफ्यूज कर दिया। कन्फेशन के अंदर तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या वॉलंटरी है, अगर वॉलंटरी है कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो भैया सोच ले तेरे खिलाफ यूज हो सकता है। यहाँ पर तो विटनेस के बयान की बात हो रही है, कोई भी विटनेस बच नहीं सकता है सिर्फ ये बोल के हम टैग को एक्सपोज हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर विटनेस की बात हो रही है, कन्फेशन कौन करता है, विटनेस अक्यूज्ड करता है ना। यहाँ पर कोई प्रोसिक्यूटर प्लेंटिफ डिफेंडेंट या अक्यूज्ड ऐसा नहीं लिखा, खालिस विटनेस लिखा है ना बस। 161 में क्या लिखा है, विटनेस लिखा है, अक्यूज्ड लिखा है, प्रोसिक्यूशन लिखा है, वहां पर क्या लिखा है, वहां पर विटनेस लिखा है, सही बात। अगर ऐसा कभी केस होता है और कोर्ट यदि बताना चाहे तो उसको बता सकती है। ये 132 के अंडर बयान लिखवा दिए, 132 का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन या प्रिविलेज स्टेटमेंट है, ठीक है, हाँ ना। चलो 131 दोनों पे कुछ नहीं लिखा तो दोनों पे लगाओ, हम कौन होते हैं चेक करने वाले। 133 करवा चुका हूं मैं, कॉम्पिटेंट विटनेस और नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस कोरोलेट करे बिना अगर जजमेंट दे दिया है, सेंटेंस कर दिया है तो क्या वॉइड हो जाएगी, क्या नॉट इलीगल, लीगल रहेगी। वो डिफरेंशिएशन किस सेक्शन के साथ करवाया था, सेक्शन 30। दोबारा तो नहीं करवाना, आगे आ जाओ। नंबर ऑफ विटनेसेस 134, सीधी सिंपल सी बात है जी। क्या सपोज करो किसी केस के अंदर 2000 विटनेस है, विटनेस तो 2000 के 2000 विटनेस करवाओगे क्या, कितने, जितने से सफिशिएंटली प्रूव हो सकता है। अगर 10 से सफिशिएंटली प्रूव हो रहा तो 10 बहुत है।
नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। सिंपल। एक्ट नहीं बता रहा है आपको कि कितने बंदे आप विटनेस करवाओ, कितनों की स्टेटमेंट करवाओ, ठीक है जी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें 2 लाख विटनेस, कोई 15 साल तक विटनेस ही हुई है। कंप्लेंट लिखवाओगे क्रिमिनल की अंडर सेक्शन 200। प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट का, क्रिमिनल कंप्लेंट का? तो इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी तो बाद की बात है। कंप्लेंट आएगी, पहला स्टेप जज क्या करेगा? हाँ, कैसे लेगा कॉग्निजेंस? कैसे 191 लेगा? नहीं, एग्जाम में नहीं करवाएगा। कंप्लेनेंट है उसको विटनेसेस को जो प्रेजेंट है बयान नहीं लिखवाएगा, साइन करके नहीं देगा, फिर 200 का तो प्रोसीजर है। सपोज करो कोई कंप्लेंट आई है, 2 लाख विटनेस लेके आया, बाहर खड़ा हुआ है, कितने एग्जाम करेंगे बताओ? तुम जज बताओ कितने करोगे? 10 में सफिशिएंटली प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर इसके अंदर है। सही बात, सिंपल। 135 ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। अब फटाफट थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा मामला, सारा प्रैक्टिस का विजुलाइज करवाऊंगा, सारी प्रैक्टिस विजुलाइज होगी। क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। चलो जी, जिनकी सीआरपीसी हो चुकी हो उनको कांग्रेचुलेशन। क्या केस इंसेप्ट कैसे होता है? एफआईआर के थ्रू या कंप्लेंट के थ्रू, सीख लिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ठीक है जी, ट्रायल का प्रोसीजर इसके अंदर सीखा। आज बिल्कुल लास्ट में जो हम मूवीज में देखते हैं, कट करोगे लोग खड़े, माय लॉर्ड मेरा मुवक्किल, ये वो, ठीक है। अब ड्रामेबाजी की बात करेंगे। ड्रामेबाजी की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बाद में भी कभी पढ़ोगे ना और ये ड्रामे से बाहर निकलोगे तो बोर हो जाओगे सेक्शन पढ़ते पढ़ते। आज विजुअलाइज करवा देता हूं ताकि जब कभी भी आगे पढ़ोगे तो विजुअलाइजेशन हो और तुमको इंटरेस्ट आए इस पोर्शन में। बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पोर्शन से, और अब रिसेंटली ट्रेंड जो है, ये जो पोर्शन है यहां से 167 तक, इससे क्वेश्चन आते हैं। The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practiced for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law by the discretion of the court. अब क्या प्रोसीजर रहेगा? कौन सा विटनेस कब आएगा, किसका पहले चीफ होगा, क्रॉस होगा, ठीक है जी। चीफ में भी किसका चीफ होगा? प्रोसिक्यूशन का चीफ होगा या क्रिमिनल का, डिफेंस का चीफ होगा, किसका होगा? तो ये मैनर जो लॉ ने डिसाइड किया हुआ उसके हिसाब से होगा। अगर लॉ ने डिसाइड नहीं किया है तो फिर अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो डिस्क्रिशन बाद में, ठीक है, कभी कोई डिस्क्रिशन को आगे ले आए कोर्ट के, नहीं, कोर्ट के डिस्क्रिशन के हिसाब से। प्रोसीजर की बात हो रही है। कौन सी कोर्ट है यहाँ जिसके हाथ में खुद उसका प्रोसीजर है? कृतिका नहीं आ रही, क्या हो गया? एनीथिंग सीरियस? वही कोर्ट वाले सीरियस हो गया मामला? हो रहा है, वो बस जवाब मांग रहे हैं। मैंने इसको कहा एक बार जा या दे दे, जवाब वगैरह देने में क्या है। सिंपल सा जवाब दो, उसके बाद हम पूछ सकते। सिंपल, और कोई चारा? कोई अगर इस तरीके से आता है परेशान करने के लिए तो कुछ चारा नहीं है। चलो बताओ कौन सी कोर्ट है जिसके हाथ में उसका प्रोसीजर है? फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट्स एक्ट में लिखा हुआ है, अगर किसी पॉइंट पर अटक गए तो जो एडीजे की जो कोर्ट है, फैमिली कोर्ट के अंदर एडीजे बैठता है कम से कम, ठीक है जी, वो फ्री है, अपना प्रोसीजर चूज कर दे, बना दे। सही है। सपोज करो हम किसी की डिटेल्स नहीं मांग सकते, पर्सनल नहीं मांग सकते।
अब मेंटेनेंस का केस आया हुआ है, मेंटेनेंस केस के अंदर वाइफ ये बोल रही है कि यार वो खरबोपति ये बंदा है और इसको हमारे पास देने के लिए मैं और मेरे 3 बच्चे बच्चियां हैं जी, हम 4 जने हैं, हम अनपढ़ हैं और हमको ना तो पढ़ाता लिखाता ना कुछ, और हमको देने के लिए इसके पास 10,000 रुपए भी नहीं है। उस लड़की के एडवोकेट ने जज साहब को ये बोल दिया, क्या इनकी ITR मंगवा लो जी, उससे तो सब पता चल जाएगा, पर्सनल स्टेटमेंट होती है, ले आ भाई उठा ला, पिछले 10 साल की उठा ला, बना दिया प्रोसीजर, ऑर्डर कर दिया। आजकल मैंडेट हो गया, वैसे दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके बाद मैंडेट हो गया। अभी ITR मांग लेते हैं मेंटेनेंस केसेस के अंदर, दोनों पार्टीज की ITR जाती है उसमें, ठीक है ना। वाइफ को या फिर जो एप्लीकेंट होता है उसको ये प्रूव करना होता है कि आई एम दी अदरवाइज देन दी मींस, ठीक है जी, मेरे पास मींस नहीं है। और सर अगर कोई ITR फाइल नहीं करता हो तो फिर बैंक स्टेटमेंट, ITR में सब कुछ यस, अकाउंट स्टेटमेंट यस, कुछ ना कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा। इवन तो बैंक वालों को बुला लेते हैं, समन करते हैं। अगर वो मना कर दे तो फिर बैंक वालों को बुला लेंगे, फिर सीधा समन बैंक वालों को जाएगा, डॉक्यूमेंट समन करवाएंगे फिर उनके। सही, आगे आ जाओ। 136 करवा चुका हूं क्या मैं? चलो, when either party proposes to give evidence to any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant or not otherwise. बहुत सारी जिस मूवी में कोर्ट का ट्रायल दिखाया जाता है, एक डायलॉग जरूर सुनाऊंगा, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये वही है। यस, या तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड या फिर ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। हो गया, कोई एक फैक्ट बोल रहा है वकील या फिर एक सवाल पूछ रहा है वकील, ठीक है जी, तो उसी समय दूसरा साइड का वकील उठा, आई ऑब्जेक्ट, जज साहब को कह रहा ना, यानी इट इज द जज हु इज टू डिसाइड। वो फिर अपना क्रिमिनल माइंड कर, जज माइंड, अपने जुडिशियल माइंड से, ठीक है, वो फटाफट से ये फैक्ट का अंदाजा लगाता है, ठीक है जी, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड या ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड बोलता है। अभी बताओ, अब सीधी सिंपल सी बात है, अब सामने वाले एडवोकेट ने बोल दिया कि आई ऑब्जेक्ट, वो तो फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं, बाकी जैसे ऑब्जेक्शन अगर उठ जाए तो बिल्कुल प्रैक्टिकली या रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है या रियल लाइफ प्रैक्टिस क्या होती है, ये उस एडवोकेट से पूछा जाता है कि भैया आप ये सवाल पूछ रहे हो वकील साहब, ये कैसे रिलेवेंट है, मेरे नहीं समझ में आया, आप इसकी इनकम पूछ रहे हो, ये कैसे रिलेवेंट है, अगर ये अपनी इनकम बता देगा तो रिलेवेंट कैसे है, जनाब इनकम बता देगा तो प्रूव हो जाएगा ना, चोर है कि नहीं है। जज साहब को समझ में आ गया, यस, तो फिर उसी समय बोलेंगे ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, कि ये जो आपने ऑब्जेक्शन उठाया है इट इज ओवर रूल्ड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर सपोज करो जिस वकील से पूछा गया है वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देता है, जज को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर ऑब्जेक्शन सस्टेन, जो ऑब्जेक्शन किया है वो सस्टेन रहेगा। ये जो वकील साहब जो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं आप ये नहीं पूछ सकते, ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये सवाल रिलेवेंट नहीं है सेक्शन 136 के अंदर, सही बात। चलो जी, इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड, छोड़ दो इसको, पढ़ लेना इसको। 137, आओ जी जरा काम की बात के ऊपर। एग्जामिनेशन, देखो जी, एग्जामिनेशन 3 प्रकार के एग्जामिनेशन, नंबर 1 एग्जामिनेशन इन चीफ, नंबर 2 क्रॉस एग्जामिनेशन, नंबर 3 री एग्जामिनेशन इफ नीडेड। सही बात है। चलो विजुलाइज करवा देता हूं मैं फटाफट से, फिर फटाफट कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। दो पार्टी, सिविल लगाओ या क्रिमिनल लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपकी बात, मैं सिर्फ केस लिख रहा हूं, ठीक है जी, मैं लिख रहा हूं यहां पे विक्टिम और डिफेंडेंट, सही बात। क्रिमिनल का लगाओगे तो फिर प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड, सिविल का लगाओगे तो फिर प्लेंटिफ डिफेंडेंट, सिंपल, अपने हिसाब से लगा लेना, कहने का मतलब, ठीक है जी।
ये भी अपने विटनेस लेके आएगा, ठीक है जी, W लिख देता हूं, ये भी अपने विटनेस लेके आएगा। फॉर द टाइमिंग हम इसको, अब ये हम इसको विक्टिम बोल रहे हैं तो विक्टिम विटनेस बोल दूं, अदरवाइज तो मैं PW बोलता, प्रोसिक्यूशन विटनेस बोलता, और अगर सिविल होता तो प्लेंटिव विटनेस बोलता, रहता PW, ठीक है जी। और इधर अगर डिफेंस का है तो DW, डिफेंडेंट का विटनेस। मैं इस इलस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ एक एक विटनेस करवा रहा हूं, बाकी जरूरी नहीं कि हर एक केस के अंदर एक ही विटनेस हो, 10 भी हो सकते हैं विटनेस, कितने ही हो सकते हैं विटनेस, जितने जरूरी है, ठीक है। चलो, ये BW जो है ये किसने बुलाया है? नहीं, अपने अपने विटनेस की लिस्ट लगाते होते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस इशू करवाते हैं, कौन से सेक्शन में करवाते हैं? CRPC वाले 204, वेरी गुड। फीस भरते हैं, सही बात, अपने अपने विटनेस बुलाएंगे। ये तो जोली LLB में मुझे दिखा था। हाँ, कोर्ट उसको फीस भरने के लिए बोलेगा, अगर फिर भी नहीं करता है, फीस तो भरनी पड़ेगी, शैल है, फीस भरनी पड़ेगी। नहीं लिखा हुआ आगे, शैल बी डिसमिस लिखा हुआ है, यस शैल, आगे डिसमिस भी लिखा हुआ है, डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाएगा वो, क्रिमिनल कंप्लेंट। कौन से किसमें था? यूनिवर्सल में बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत पेरेंट के हिसाब से। यूनिवर्सल की अभी की बीमारी नहीं है, बहुत पहले की बीमारी, उसमें तो बहुत गलत है। अब तो बहुत अमेंड कर दिया इन्होंने, जो मेरे पास पड़ी हुई है, फाड़ के फेंक दोगे उसको, ठीक है। चलो, इसने ये विटनेस बुलाया है, डिफेंडेंट ने ये विटनेस बुलाया, प्रोसिक्यूशन विटनेस है, ये विटनेस कह रहा हूं, सॉरी, विक्टिम ने ये वाला विटनेस बुलाया, बुला लिया। अब इसका, इस विटनेस का यदि एग्जामिनेशन, जो पार्टी जिसने इसको बुलाया, इसको विक्टिम ने बुलाया, विक्टिम लिखूं या प्रोसिक्यूशन लिखूं? या कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कोई? विक्टिम ने बुलाया है। अगर इसका एग्जामिनेशन खुद वो वाली पार्टी कर रही है जिसने इसको बुलाया है, तो ये होता है एग्जामिनेशन की चीफ, ठीक है जी। अगर दूसरी पार्टी उस विटनेस को एग्जामिन करती है जिसने उसको नहीं बुलाया, ये भी तो करेगी ना, डिफेंस का एडवोकेट नहीं करेगा। अगर ये वाली पार्टी इसका एग्जामिनेशन करती है तो वो होता है क्रॉस एग्जाम, नंबर 1, नंबर 2, क्रॉस, ठीक है जी। और जब दूसरी बार वो वाली पार्टी जिसने विटनेस बुलाया है, अपने ही विटनेस को अगर जरूरत पड़ रही है आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर दोबारा से उसका एग्जामिनेशन करती है, ठीक है, तो फिर री एग्जामिनेशन, याद करने के लिए री चीफ एग्जामिनेशन, याद करवाने के लिए लिखवा रहा हूं, लिख मत देना कि कहीं लिख दो गलत हो जाएगा। री चीफ एग्जामिनेशन अपने आप लिख, क्योंकि चीफ क्यों कह रहा हूं, पार्टी ने बुलाया, बट चीफ का मतलब फर्स्ट भी होता है, चीफ गेस्ट जो बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ना, द फर्स्ट, जो भी जहां भी उसको बुलाया गया वहां का, ठीक है जी। बस इसके अंदर फर्क क्या है कि ये तो फर्स्ट है, ये फर्स्ट नहीं है, इट इज द सेकंड टाइम, राइट, सिंपल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दोबारा नहीं, क्रॉस तो नहीं, ना क्रॉस नहीं होता, री एग्जामिनेशन किया जा सकता है, और री एग्जामिनेशन भी तब किया जाता है कि क्रॉस के अंदर काफी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है ये जो विटनेस जिसका चीफ एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है जी, उसने एक आधा फैक्ट और एडिशन में बोल दिया, जिससे अब थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई है केस की, तो ये डायरेक्शन चेंज ना हो, इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना ढंग से जरूरी है, तो यहाँ पर री एग्जामिनेशन का। ऐसे ही बताओ जी, अगर ये जो बड़ा विटनेस है, इसका अगर एग्जामिनेशन डिफेंस का एडवोकेट कर रहा खुद ही, कौन सा एग्जामिनेशन होगा? चीफ, यस। अब इसका एग्जामिनेशन विक्टिम का एडवोकेट करेगा, कौन सा होगा? क्रॉस। और क्वेश्चन आ गए कुछ, तो फिर दोबारा से री एग्जामिनेशन, सिंपल, 1 2 3, चलो आगे आगे।
The examination of witness by the party who call him shall be called. जो पार्टी जिस विटनेस को बुला रही है उसका एग्जामिनेशन कर रही है तो चीफ. The examination of witness by adverse party shall be called cross. The examination of a witness subsequent to the cross examination, ध्यान रखना क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है हमेशा, राइट? वरना सिर्फ खाली चीफ चीफ लिखवा सकता था, री चीफ नहीं करवाता मैं. और चीफ क्यों नहीं कह सकते इसको? क्योंकि चीफ का मतलब फर्स्ट की होता है. हाँ, subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called re-examination. सिंपल. आगे आ जाओ जी. ऑर्डर क्या रहेगा इसका 138 में? Witnesses shall be first examined in chief. उसके बाद if the adverse party so desire, अगर adverse party का मन है तो cross examine, and then if the party calling him so desires, re-examine. The examination and cross examination must relate to the relevant fact. सही बात. But the cross examination need not to be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief. देखो जी, चाहे चीफ एग्जामिनेशन हो चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन हो, रेलेवेंट रहेगा. मैटर द फैक्ट से कहां गया? हाँ, रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड रहेगा हमेशा. ठीक है जी. बट क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो कन्फाइंड टू द रिलेवेंट फैक्ट्स नहीं हो सकता कि जी सिर्फ यही सवाल पूछ सकते हो आप, इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछ सकते. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सेक्शन पढ़वाया था जिसके अंदर ये लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था क्या कि जनरली जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाले एडवोकेट्स होते हैं वो जानबूझकर, क्योंकि सामने वाले विटनेस का कैरेक्टर शेक करना है, उसकी गवाही खराब करनी है. ठीक है जी. क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर इन जनरल होता है ये, उसको उसकी टिकलिंग होती है. कहां से लाया गाड़ी ये? तू वही है ना, 15 दिन पहले भी दूसरे केस में खड़ा था, वही है ना तू? अच्छा पैसा यार झूठी गवाही में, मेरा भी एनरोल करवा दे यार. ठीक है. सवाल पूछ रहा है, रिकॉर्ड पे आ रहा है, क्या रेलेवेंट है क्या ये? सिंपल. देखो पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं? क्या पूछ सकते हैं? मैं सेक्शन पढ़वाऊंगा. हाँ, तो ये भी तो अलाउड ही कर रहा है. देखो सिंपल लिखा है. नहीं, देखो ध्यान से इसकी लैंग्वेज पढ़ो. ये लिखा है कि रिलेटेड टू रिलेवेंट फैक्ट होने चाहिए, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी कन्फाइंड टू द रिलेवेंट फैक्ट. कन्फाइंड का मतलब समझते हो? विषम प्रतिज्ञा नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ. क्रॉस एग्जामिनेशन वाला एडवोकेट जो मर्जी सवाल पूछ सकता है. आ जाओ फिर दोबारा से 136 में. अब जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसके विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, वो वाला एडवोकेट बोलेगा आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड. अब जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है जो एडवोकेट, उससे जज साहब पूछेंगे भाई रिलेवेंट कैसे है, क्या हो जाएगा ये सवाल पूछने से? जनाब मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये झूठा गवाह है, ये बिजनेस करता है झूठी गवाही देने का, इसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है. क्या बोलेगा जज बताओ? ऑब्जेक्शन सस्टेन करेगा और क्या? अच्छा जा रहे हो क्या? बता रहे हो? अच्छा सस्टेन करेगा ओवररूल करेगा? सस्टेन करेगा. कंफ्यूज. ओवररूल्ड का मतलब कि आपका ऑब्जेक्शन काम नहीं आया, आपने ऑब्जेक्शन को लेकर बैठा रहे. ऑब्जेक्शन सस्टेन भैया, ऑब्जेक्शन जो है वो प्रीवेल करेगा. आप यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन. ठीक है. इट इज नॉट रिलेवेंट. सिंपल. चलो क्या आ जाओ फटाफट आ जाओ. डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन. The re-examination shall be directed to the explanation of the matters referred to in the cross-examination, and if new matter is by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter. ठीक हो गया. सिंपल. क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया. क्रॉस एग्जामिनेशन वाला एडवोकेट भाई दिल्ली हाई कोर्ट से आया हुआ था, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ गया. 83 साल का एडवोकेट था भाई.
यहाँ के जवान एडवोकेट ने बहुत तैयारी करी थी, लेकिन भैया बहुत तेज दिमाग का एडवोकेट था, इतना घुमा के सवाल पूछ गया है, नई बात आ गई अब तो निकल के, ये बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब अपने गवाह को दोबारा से बुलाएगा चैम्बर में, उसको 2 डांट लगाएगा, क्या मट कर दिया है? घिया बोया जाके केस के अंदर, दोबारा से तैयार करिए, कहां से लेके आई ये फैक्ट, दोबारा से तैयार करवाएगा, दोबारा से उसका एग्जामिनेशन करवाएगा। व्हाट इज क्या बोला जाएगा, क्योंकि उसी पार्टी ने उसको बुलाया, री एग्जामिनेशन। इस री एग्जामिनेशन के अंदर कोई नया फैक्ट आ गया है जिसको क्रॉस एग्जामिन करना जरूरी है, तो अब री क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट। बट इसको एज अ प्रैक्टिस नहीं बोला है, ठीक है, ये डायरेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है, डायरेक्टरी है री क्रॉस एग्जामिन करना, हाँ क्रॉस लिखा हुआ है, तो क्रॉस तो एक बार हो चुका है, तो री क्रॉस बोल दूं, मैं री चीज भी तो बोल रहा हूं, तो री क्रॉस बोल दूं, समझ गए? चलो 139 यस, री एग्जामिनेशन के अंदर वो फैक्ट आना चाहिए, जो पहले वाला जो उसका चीफ है उसके अंदर फैक्ट नहीं, उसके अंदर आया तो आया, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन पहले क्यों नहीं किया? री एग्जामिनेशन के अंदर फैक्ट आया, दोबारा से पढ़वा देता हूं एंड के बाद, एंड इफ न्यू मैटर इज बाय परमिशन ऑफ द कोर्ट, यस इसको भी अंडरलाइन कर लो, इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन, ठीक है जी। री एग्जामिनेशन के अंदर कोई नया फैक्ट आ गया है, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिन अपॉन दैट मैटर ओनली, दैट न्यू फैक्ट, न्यू डिस्कवरी ओनली, सिंपल। डायरेक्टरी है, देखो ऊपर नहीं लिखा हुआ है, सेक्शन 137 के अंदर, सेक्शन 137 सिर्फ 3 है, चीफ क्रॉस री, ये डायरेक्टरी है, नीचे डायरेक्शंस में लिखा है 138 में, ध्यान रखना इसको। 139 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, अ पर्सन समन्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम ए विटनेस बाय द mere fact that he produced it and cannot be cross examined unless and until he is called as witness। किसी बंदे को डॉक्यूमेंट लेके बुला लिया, भैया डॉक्यूमेंट लेके आ जा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विटनेस बन गया है, ठीक है जी। विटनेस बन गया तो चीफ एग्जामिनेशन, चीफ के बाद क्रॉस, फिर री एग्जामिनेशन, फिर री क्रॉस, फंस गया होगा बेचारा। सपोज करो किसी सरकारी दफ्तर से आया था, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके आया था माई बाप करके, सरकारी ऑफिसेज और इवन प्राइवेट भी बंद कर देंगे डॉक्यूमेंट भेजने, क्योंकि काम लेना देना या रिलेवेंसी सिर्फ डॉक्यूमेंट से है, उसको क्या पता है, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट उठा के लेके गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वे खुद बस का टिकट लेके और जाके कोर्ट के सामने चले गए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट तो लेके जाने पड़ेंगे, किसी को भी भेजे चाहे वो, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके आया, इस वजह से विटनेस तो नहीं बन गया, समझ गए? सेक्शन ये, चलो फैक्ट सेक्शन है एचपीएससी का अभी तक तो। विटनेस इज टू करेक्टर, यस, कंफ्यूज होने का समय, 145 के बाद कंफ्यूजन अराइज हो जाएगी, बहुत दिमाग घूमेगा, सीआरपीसी वालों को बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो तैयार रहना। Witnesses to character may be cross-examined and re-examined। Character कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ मेंशन है? 52 में, यानी character के रिगार्डिंग एविडेंस रिलेवेंट इररिलेवेंट, तो सिविल और क्रिमिनल का अलग अलग करो ना। 52 में गुड करेक्टर बताओ पहले। सिविल में रिलेवेंट है जब तक कि खुद करेक्टर का डिस्प्यूट ना हो, सिंपल। क्रिमिनल के अंदर गुड रिलेवेंट है, बैड इररिलेवेंट है अनटिल एंड अनलेस नहीं 54 वो बाद में ना। अगर सामने वाला गुड करेक्टर प्रूव कर रहा है
यस इन रिप्लाई 53A सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रेप वाले जो हैं, और कंसेंट के रिगार्डिंग ओनली, कंसेंट प्रूव करने के लिए उसका करेक्टर क्या बोल रहा हूं मैं, डिफाइल करने की कोशिश कर रहा है एडवोकेट। सही सिंपल। ऐसा ही कोई विटनेस टू करेक्टर आया है, ये खानदानी चोर है जी। विटनेस आया है, कॉम्पिटेंट विटनेस है, इट कैन बी एग्जामिन्ड, क्रॉस एग्जामिन्ड, री एग्जामिन्ड, सब कुछ हो सकता है उसके साथ। वो 100% फुल कैपेसिटी वाला विटनेस है। अगर कोई करेक्टर के ऊपर भाषण देने आ जाए कोर्ट के अंदर, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसका करेक्टर असैसिनेशन होगा। तू खुद चोर है और तू गवाही देने आया है शाहूकारी की, ठीक, सही बात। आगे आ जाओ। 141 लीडिंग क्वेश्चन, जरा समझ लेते हैं लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question. तुम्हारा नाम मधु है ना, यही लीडिंग क्वेश्चन होता है। और किसको सीखना है लीडिंग क्वेश्चन? तुम्हारा नाम करण है ना, करणदीप सिंह है ना। कोई सरपंच का लड़का फंस गया मर्डर में, ठीक है जी, या फिर रेप में, व्हाटसोएवर। अब वकील साहब उसको देखते, अरे तू फलाने काम का है ना, हाँ, सवाल पूछ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तू सरपंच साहब का लड़का है ना, हाँ जी, तू वही है ना जो 10वीं में 10 बार, हाँ जी वही सवाल पूछ रहा हूं ना जो मैंने एक्सपेक्ट करना है, यही आंसर आएगा। सही बात है, ये लीडिंग क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के थ्रू ही लीड कर रहे हो आंसर। लीड करना समझते हो? समझ गए? ठीक है। 142 भैया, अब दिक्कत क्या है कि किस समय लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो और किस समय नहीं। एक तो आंसर रीड कर रहे हो आप, ये तो कॉमन सेंस से सोच के बता दो। चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो या क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो? ओनली क्रॉस। चीफ के अंदर अगर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है तो, और अगर ऑब्जेक्शन भी हो गया है तो वो भी सस्टेन होने के बाद। चलो जी, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नोट, अंडरलाइन मस्ट नोट, if objected to by the adverse party be asked in examination in chief. ये द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन होता है ये, जब कभी क्रॉस एग्जामिनेशन, बैठो डिंपल जी, क्रॉस एग्जामिनेशन में कभी जब आपके विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होता है, और जब आप अपने विटनेस का चीफ एग्जामिनेशन करते हो तो सामने वाली पार्टी बैठती है, ठीक है जी। जब किसी कोई एडवोकेट अपने ही विटनेस का एग्जामिनेशन कर रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ, वो नहीं पूछ सकता लीडिंग क्वेश्चन, मस्ट नोट लिखा हुआ है। और सपोज करो चालाक बन के पूछ रहा है तो दूसरा एडवोकेट लगाएगा ऑब्जेक्शन, ठीक है जी, तो नहीं पूछ सकता। सीधा सिंपल ही आएगा, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड्स। ये तो फिल्मी बता रहा हूं मैं यहां की बताऊं। जनाब लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वकील साहब, जनाब दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन लिखवा रहे हैं, बड़ी बेकार हाँ हो जाती बिल्कुल है। वकील ना 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 नहीं, बाहर के सबसे अभी तक तो है, बाकी आगे का नहीं, आगे का तो नहीं पता। सही सिंपल। अब जैसा पूछे क्या क्वेश्चन पूछा जी आपने क्वेश्चन क्या पूछा जी? मैंने नाम पूछा इसका, मैंने पूछा भाई तू सरपंच का छोरा है ना। अब जनाब है तो है, आप क्या बताऊं मैं। वकील साहब आपका ही क्लाइंट है ना, चीफ एग्जामिनेशन करा रहे हो ना, आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। या तो आप उधर बैठ के आराम से करवा लो, आपको पता है मेरे सामने आओगे तो फिर
आपका लीडिंग खराब होगा। आराम से शांति से कर लो, नहीं तो मैं बुला लूंगा अपने पास। सही बात। चलो, और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब अगेन ऑब्जेक्शन उठेगा, ऑब्जेक्शन की बात तो परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल। आओ जी। The court shall permit leading question as to the matters which are introductory or undisputed or which have in opinion been already sufficiently proved. लीडिंग क्वेश्चन के अंदर कहानी पूछा जा सकता है, चीफ के अंदर ऑब्जेक्शन लगेगा। अब वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, नीचे कंडीशन आई हुई है क्या कि जी सिर्फ इंट्रोडक्टरी फैक्ट है। अब एडवोकेट ने अपने क्लाइंट से यही पूछ लिया कि भैया 302 में अंदर है ना, तू लीडिंग है 302 में अंदर है ना। अब इतने में दूसरी तरफ का एडवोकेट को जूनियर बिठाया और वो बार बार उसको उछलने की आदत है, क्योंकि वो अपने उसके सीनियर ने ये बोला कि लीडिंग क्वेश्चन, आज वो समझ के आया कि लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने दूंगा। अब वो उछल रहा लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन। अब इधर जो सीनियर एडवोकेट बैठा हुआ है वो बोलेगा जा उधर चला, भाग जा ऐसे। आग लगी हुई क्या पूछ में, उछले ही जा रहा है, उछले ही जा रहा है। इंट्रोडक्टरी मैटर पूछ रहा हूं, इंट्रोडक्टरी सवाल है, 302 का सवाल है, यो FIR 302 की है, पूछ लो वकील साहब सवाल में। नहीं ऑब्जेक्शन, तो उधर से ऑब्जेक्शन ओवर रूल। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्टरी फैक्ट है। ऐसे ही अनडिस्प्यूटेड, कोई एडमिटेड है, कन्फेशन कर दिया, पूछो लीडिंग। खुद का क्लाइंट कई सारे ऑफेंस के कर दिए उसने, एक आधे में उसने एडमिशन कर लिया, कन्फेशन कर लिया। अब वो कन्फेशन लीडिंग वे में पूछ रहा है, चोरी तो करी है ना, लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग। अब वो दोबारा से बोलेगा भाई फैक्टिन इशू नहीं है, चार्ज नहीं लगा हुआ इसके ऊपर इस चीज का, पूछूंगा मैं सवाल। अब वो जज साहब से भी डांट खाएगा। सही है जी। चलो, और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, या फिर जो अदरवाइज प्रूव्ड है। आप सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में उस समय वहां पर दिखाई दे रहे हो, सही बात है ना, ये भी लीडिंग है, तो सफिशिएंटली प्रूव्ड हो चुका है। बात तीनों की एक ही है, कोई चीज डिस्प्यूट में नहीं है, यानी वो फैक्ट इन इशू ही नहीं है। जो प्रूव्ड है यानी एडमिटेड है, कन्फेस्ड है। और सबसे पहला क्या था, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी हो, अब एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। केस जैसे लिखा हुआ वैसे ही तो एक्सप्लेन करेंगे। FIR अगर रेप की है तो बोला ही जाएगा, तू ही है क्या, ठीक है। चलो चलो समझ गए, बहुत शाबाश। 43 व्हेन दे मे बी आस्क्ड, मे लिखा हुआ है, ऊपर मस्ट लिखा हो तो मस्ट नॉट बी आस्क्ड। लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन, सीधा सिंपल याद करवा देता हूं ताकि तुम दिक्कत ना करो, ठीक है जी। ये याद करने का एक बिल्कुल सीधा और सरल सा तरीका है। अगर लीडिंग, अब लीडिंग कह रहा हूं, एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है, जिस विटनेस को बुलाती है जो पार्टी विटनेस को बुलाएगी, अगर वो कर रही है तो चीफ एग्जामिनेशन। सपोज करो अगर लीडिंग क्वेश्चन अलाउड कर दे उसके अंदर, तो विटनेस की आने की जरूरत नहीं है, एडवोकेट साहब अपने आप लिखवा लेंगे सारा का सारा अपने हिसाब से। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सिर्फ ये 3 जगह है जहां पर अलाउड है, अदरवाइज मस्ट नॉट लिखा है। मेरे को पता है ना, मेरे को कैसे केस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है जी। और मैं सारा लीडिंग वे में पूछ लूं, विटनेस जो है, विटनेस अनपढ़ है, उसको समझ नहीं आती चीजें, ठीक है जी। तो फिर क्या किया हमने, सारा चीफ एग्जामिनेशन लीडिंग में करवा लिया, है ना, गड़बड़ नहीं होगी फिर। इधर थोड़ा इधर से दिखाएंगे। सॉरी फॉर द लॉसेस।
सिंपल तो नहीं गया। वन 144 ढंग से बैठो ना सर। एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, फिर आगे भी जा राइटिंग। Any witness may be asked whilst under examination whether any contract, grant or other disposition of property. Simple. वही बात बोलेंगे जो पढ़ चुके हो। Was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of such document, contents of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence for it. सेम बात है। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट। प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ लिया। हम ये जान गए कि भैया कंटेंट्स किसी डॉक्यूमेंट के प्रूव करने तो कैसे होंगे? पार्ट 2 के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होंगे या फिर सेकेंडरी से होंगे। अब एविडेंस आ गया, अब उस एविडेंस का फर्क क्या पड़ेगा? प्राइमरी भी एविडेंस है, सेकेंडरी भी एविडेंस है, ठीक है जी। अब फर्क क्या पड़ेगा? अब सीन क्या है? अब वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है जी, और उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का सवाल है। सही बात है। और जो दूसरी साइड का एडवोकेट है वो बहुत शातिर है, वो शकुनी है दिमाग से, ठीक है जी, और मामा बना रहा अपना, ठीक है। उसी समय जो एडवर्स पार्टी है, यानी हम जो है एडवर्स पार्टी, तो वो है ना जो डॉक्यूमेंट लेके आया है, वो कर क्या रहा है? तो ओरल अकाउंट दिलवा रहा है उनका, ठीक है जी, या फिर फोटोकॉपी जो है वो प्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहा है, जज साहब के सामने फाइल के अंदर रखा है। उसी समय ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। क्या बोलेंगे? यही फैक्ट है, यही तो इफेक्ट है। कोई अगर इस तरीके का काम करने की कोशिश करेगा, कोई सेकेंडरी एविडेंस देने की कोशिश करेगा, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका? इन केसेस अगर वो एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स प्रूव करने की बात हो रही है, और एज पर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट वो ओरिजिनल आना चाहिए, एज पर द लॉ वो ओरिजिनल आना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन लगाओ, ठीक है जी। और जब कोर्ट से परमिशन मिलेंगे ओके, अदरवाइज वही रूल लगेगा। अगर आपको कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव करने हैं तो किससे प्रूव करोगे? सबसे पहले प्राइमरी। और अगर 65 में आता है या फिर 65 ए बी, राइट, एक तो 65 में और वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लिखा हो इसके, तब ही उसका सेकेंडरी हो सकता है। डन। 145 हो चुका है, करवा चुका हूं मैं, डिक्टेशन करवाऊंगा मैं इस पे। आओ जी, अब उस पोर्शन में चलते हैं जहां पर एडवोकेट कह रहा हूं, जहां पर कोई भी टीचर, कोई भी कोच जहमत नहीं उठाता है। क्यों नहीं हो रहा? 162 के साथ हो गया है सीआरपीसी, और यहां पर भी कन्फेशन के साथ हो गया है। 145 था, सीआरपीसी के साथ भी करवाया था, यहां भी करवाया था। देखो 2 टुकड़े करवाए मैंने इस सेक्शन के। वो वाला सवाल नहीं करवाया था। सपोज करो अगर क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है जी, और किसी एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं और वो राइटिंग में है वो स्टेटमेंट, तो दिखानी पड़ेगी ओनली कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या फिर दिखाना पड़ेगा उसको उसका राइटिंग? नो, 2 टुकड़े करवा दे, कर लेना इसको। 146 क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ये मेरे मुवक्किल को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे फाजिल दोस्त और बॉलीवुड की सड़ी हुई मूवीज। When a witness is cross examined, underline, किसकी बात हो रही है? क्रॉस एग्जामिन।
He may, in addition to the questions herein before referred to, ये भी क्वेश्चंस ही तो चल रहे थे पीछे, herein before लिखा हुआ है, be asked any question which tend to test his veracity, उसकी विश्वसनीयता को टेस्ट करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम रोल्स रॉयस का सवाल पूछ रहे थे, रोल्स रॉयस का सवाल पूछेंगे, ठीक है। टू डिस्कवर हु इज ही एंड व्हाट हिज पोजीशन इन हिज लाइफ, भाई तू कौन है, तेरा नाम क्या, गाना भी मुझे नहीं आता, ये कौन है, ठीक है जी, और ये इस केस में क्या कर रहा है, क्या पोजीशन है इसकी, सही बात। टू शेक हिज क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, विश्वसनीयता, विश्वास, चलो। बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, कहां से लाया, रोल्स रॉयस कहां से लाया है, भट्टे में मजदूर है तू, रोल्स रॉयस में ईट होता है क्या, एक रोल्स रॉयस ने बेच के 2 भट्टे खोल लेता, सही बात है, चलो। Although the answer to such question might tend directly or indirectly to criminate him, ये थोड़ी देर पहले हमने सेक्शन पढ़ा है, पूछूंगा मैं, और might expose or tend, इसी पर ध्यान देना, नहीं पूछता मैं, ये लग के पीछे देखने, तुम ध्यान दो इस पे, और might expose or tend directly or indirectly to expose him to the penalty or forfeiture, क्योंकि तो वैसे भी नहीं सकता, सेक्शन 132, सही बात है जी। जैसे ही वो ये बोलेगा कि भैया मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगा, पेनल्टी लग जाएगी, तो फिर कोई बात नहीं, तू आराम से यहाँ पेनल्टी ले, तेरे खिलाफ कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं निकलेगा, तेरे को कोई सजा कुछ नहीं होगा, तेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखिए बेटे, अगर तुम झूठ बोल पड़ा तो 340 का पर्चा फॉर्मेट बना पड़ा है मेरे पास, तेरे से पहले 2500 के खिलाफ लगा चुका हूं, 340 एक और हो जाएगा, राइट। क्रॉस एग्जामिनेशन में इवन ये भी बता दिया कि रेलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी विरासिटी को चेक करने के लिए, हु इज ही, उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। इसलिए कैरेक्टर को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में मत समझना, ठीक है। कोई चरित्रहीन अगर हम किसी को कह सकते हो, चरित्र के जितने भी एस्पेक्ट, जर जोरू जमीन, जो कुछ भी, आजकल तो और भी आ गया ना, जर जोरू जमीन, डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, सब प्रोवाइजो, सेम प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, ये सारे महिलाओं वाले, ठीक है जी, रेप वाले, और उसका अटेम्प्ट, अंडरलाइन अटेम्प्ट भी, एनी सच ऑफेंस वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, इट शैल नॉट बी परमिसिबल, अंडरलाइन, ये पढ़वा चुका हूं शायद मैं, इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू अड्यूस एविडेंस और टू पुट क्वेश्चंस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, अंडरलाइन, विक्टिम की बात हो रही है, एज टू द जनरल इमोरल कैरेक्टर, अंडरलाइन। जनाब इसकी तो बेइज्जती खराब है, ठीक है जी। और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ सच, एक्सपीरियंसेस नहीं, एक्सपीरियंस है, इवन एक एक्सपीरियंस भी नहीं, सिंगुलर में, ऑफ सच विक्टिम विद एनी पर्सन फॉर प्रूविंग सच कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट, ऐसा ही सेक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ दिन पहले एविडेंस एक्ट में पढ़ा था, कौन सा था, 53, यस, शाबाश, सरदार खुश हुआ। ऑफेंस रेप का भी आ गया है, अटेम्प्ट भी आ गया है, ठीक है जी। जनरल इमोरल कैरेक्टर के बारे में, सेक्सुअल प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछ सकते, जहां पर सवाल क्या है, कंसेंट या फिर क्वालिटी ऑफ कंसेंट। कोई एडवोकेट हो शाना, वो बोले कंसेंट की बात नहीं जनाब, मैं तो क्वालिटी ऑफ कंसेंट की बात कह रहा हूं,
भाई जब मना ही करना था तो एक आधा थप्पड़ मार देती। ये क्या होता है? अभी थोड़े दिन पहले ही बयान आया था किसी का रेप के ऊपर, कोई मंत्री है और लेडी मिनिस्टर है, वो बोल रही है कि इफ शी इज अनेबल टू सेव हरसेल्फ टू एंजॉय देम। यूट्यूब पे अवेलेबल देख लो, बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान है, वो ऑक्सफोर्ड इत्यादि इत्यादि से पढ़कर आए हैं। ठीक है, चलो मेरा इन चीजों को ज्यादा सामना और अभी मैं साइनॉप्सिस वगैरह थीसिस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक ये समझिए। 146 जो मर्जी आए वो सवाल, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने एक एक्सेप्शन भी आपको करवाया था किसी के अंदर एट द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट, कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर इवन इररिलेवेंट सवाल भी पूछा जा सकता है। याद है किस जगह पे एक्सेप्शन करवाए थे? ये बिल्कुल शुरुआत में एक कोटेशन लिखवाई थी, ऑल द एडमिसिबल फैक्ट्स आर रेलेवेंट बट ऑल रेलेवेंट फैक्ट मे नॉट बी एडमिसिबल। उसके अलावा मैंने एक डायग्राम आपको बनवाया था कि कुछ इररिलेवेंट चीजें होती हैं वो एडमिसिबल हैं। आप क्रॉस एग्जामिनेशन में इररिलेवेंट चीजें पूछ रहे हो, क्या मतलब है? मान लो कोई विटनेस अगर आ भी गया जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, अरे भाई वो चाहे अपाचे हेलीकॉप्टर में बैठ के आया हो, तेरे से मतलब, तू अपने केस के रिगार्डिंग सवाल पूछ, व्हाई दीज आर एडमिसिबल, क्या रिलेवेंट है? नो। सही बात है, लेकिन अलाउड है, एडमिसिबल है, दो दे आर नॉट रेलिवेंट। सही बात। चलो ये प्रोवाइजो कब आया नीचे देख लेना जरा, ठीक है जी। 2013 का 147 when witness to be compelled to answer if any such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding the provision of section 132 shall apply thereto। सिंपल, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। 148 court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer। अब वही चल रहा है, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। If any such question relates to a matter not relevant to the suit proceeding except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the court shall decide whether or not। बस ये ध्यान रखना, 148 के अंदर इन जनरल आई ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, वो वाले सवाल जो सेक्शन 146 के अंदर आ रहे हैं, जो खास तौर से उसके कैरेक्टर के ऊपर इंजरी करके उसका क्रेडिट चेक करने के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए विटनेस आया, उससे ये भी पूछ सकता है एडवोकेट कि तेरा बाप तो रेप के चक्कर में बंद है ना, और तेरा भाई भी खानदानी तुम क्रिमिनल हो ना, बहुत बड़ा ब्लेम है। करेक्टर की ऐसी तैसी हो गई है। एक और मूवी बन रही है, बॉलीवुड को बीमारी लग चुकी है नेगेटिव प्रमोशन की, एक लेडी के ऊपर मूवी बन रही है, अब वो रिलीज होगी, उसके ऊपर केस डल चुका है। इनकी हर मूवी के ऊपर केस डलेगा, इनको गालियां खाने की आदत लग चुकी है। यस, नाम नहीं चेंज किया क्या? बिना नाम चेंज करे वो मूवी नहीं बन सकती थी? इसकी हर मूवी में जाटों को गालियां दी जाती है, हर मूवी में, एवरी ब्लडी मूवी, कोई भी सिंगल मूवी उठा के देखो। दादी बोलते हैं, दादी पद्मावत। अगर उस पूरे एरिया में अगर किसी की लेडीज की शादी है तो भगवान गणेश से पहले मां पद्मावती की पूजा होती है, धोख लगती है। और सिर्फ एक जात की बात नहीं है, उस जौहर के अंदर जितनी भी कास्ट थी सब की सब लेडीज जो है पता होगी। बताऊंगा किसी दिन की क्यों होता था ऐसा।
आज बेसिकली करेक्टर की बात होगी, तो करेक्टर के ऊपर तो किसी भी लेवल तक उंगली उठाई जा सकती है। वो पहुंच गया बाप परदादाओं तक पहुंच गया, वो ओरिजिन तक पहुंच गया कि तुम तो ईरान से आए हो, तू यहां क्या कर रहा है। लिबर्टी है, अभी रिलेवेंट पूछ सकते हो आप। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये जज साहब डिसाइड करेंगे। आ जाओ जी। द विटनेस शैल बी कंपेल्ड, कि भैया कंपेल किया जाए कि नहीं किया जाए। भाई तेरा दादा वो था ना जिसने इतना वो कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, तेरा परदादा जो अंग्रेजों के सामने बिक गया, तू वही है ना, मतलब तू बिके हुए पर्दा देखता, बिका हुआ पड़पोता है। तो यहाँ भी झूठ बोल रहा है, खानदान नहीं बिका हुआ तुम लोग। करेक्टर चेक कर रहे हैं, राइट। चलो जी, अब कोर्ट किस हिसाब से चेक करेगा कि भैया इसको कंपेल किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि एडवोकेट पूछेगा हाँ हाँ जवाब दे भाई, कैसे सवाल पूछा है। चलो, if it warn the witness that he is not obliged to answer it in exercise of his discretion, the court shall have regard to the following consideration। अब कोर्ट ये डिसाइड करने के लिए कैसे सवाल पूछवाए जाए कि ना पूछवाए जाए, किसी का रिगार्ड करेगा। such questions are proper, underline proper, if they are such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness। बिल्कुल सही बात है। अगर ये पता चलेगा कि इसका परदादा मेरे सामने बिक गया, तो इसका मतलब भैया ये सोल्व हो गया क्या, सोल्व। तो इट इज नॉट प्रॉपर। क्या हम उसको मजबूर करें, जज साहब मजबूर करें बनाना तू आंसर दे, सही बात। चलो, such questions are improper, underline, if the imputation which they convey relates to the matter so remote in time or of such a character that the truth of the imputation would not affect or would affect in a slight degree the opinion of the court as to the credibility of the witnesses on the matter to which he testifies। बहुत रिमोट कनेक्शन है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस सवाल का जवाब मिलने से। तो ये सवाल इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर टू बी आंसर्ड, सिंपल। चलो, नंबर 3, such questions are improper if there is a great disproportion between the importance of the imputation made against the, बस सिंपल सी बात है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या है, वो इम्प्रॉपर है। अगर बहुत रिमोटली कनेक्टेड है और जिसका अगर इफेक्ट भी पड़ता है तो वो भी बहुत स्लाइट सा इफेक्ट है, तो वो सवाल भी इम्प्रॉपर है। सिर्फ प्रॉपर क्या है, जिसका जवाब आने से कुछ फर्क पड़ेगा कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, कोर्ट के ओपिनियन के ऊपर, सिर्फ वो सवाल प्रॉपर है। सिर्फ उसी सवाल का आंसर देने के लिए विटनेस को इन द क्रॉस एग्जामिनेशन मजबूर किया जा सकता है, अदरवाइज ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ना ऑब्जेक्शन सर मेरा भी बिगाड़ दिया तुमने। वो लालू प्रसाद वाली करती नहीं, कौन था वो, सर 150 सेक्शन के बाद 5 मिनट का ब्रेक। अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सर आज क्या करवा दूं, कैसे क्या है, बस करवा ये लो। बीच में एक आधे सेक्शन का होमवर्क दे दूंगा, अगर मेरे को कहोगे तो पढ़ा दूंगा। मैं ब्रेक करूं ना करूं, 5 मिनट का ब्रेक कर दूं। कितना टाइम हो गया, 12:05 12:15 एग्जैक्ट। लिख हम खुद नहीं सकते। संडे को क्लास लगा, ठीक है, या फिर सैटरडे को, कल जो है पता नहीं, मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं टाइम कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। कल शाम को ऑनलाइन लगा दूं, ऑनलाइन लगा दूं, टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ जाओ। किसकी आज, हाँ जी डालूंगा। सेकंड वाले की हुआ क्या, वीडियो गई, ये पूरा करवा दूंगा, पढ़वा दूंगा आज में इसको।